नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। एक टिपिकल एक्सपायरी का दिन, जी हाँ, टिपिकल एक्सपायरी का दिन। मतलब अगर आपने कल ऑप्शन सेलर से पूछा होता कि कल दोपहर को 2 बजे आपको कैसी स्क्रीन चाहिए, तो यही स्क्रीनशॉट उन्होंने आपको दिया होता और उनके हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर निफ्टी 13 पॉइंट या 12 पॉइंट ग्रीन में है, वो भी 2 बजे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो देखते हैं। आज एक दिक्कत है, वैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में दिक्कत है, ख़ासतौर से स्मॉल कैप में। इनफैक्ट एक समय पर तो मिड कैप में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन थी, वो तो अभी थोड़ा सुधर गया और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब था, अभी थोड़ा सुधरा है। एक और अच्छी चीज़ भी है, एक डॉलर रुपये में आज स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा वो हमारे लिए एक वीकनेस वाला फैक्टर बना हुआ था, वहाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। इंडिया विक्स अभी भी कंफर्ट जोन में है, पुट कॉल रेशो थोड़ा कूल ऑफ हो गया है। तो दो तीन फैक्टर्स थे, ये थोड़े से हमारे फेवर में है। सिर्फ एक एक्सपायरी वाला फैक्टर है जिसने शायद मार्केट को ब्रेकआउट नहीं होने दिया। और एक चीज़, ऑल सड एंड डन, आज भी बना तो हायर हाई और हायर लो, ये निफ्टी पर है ना। चलिए शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मार्केट में टिपिकल एक्सपायरी वाले मूव, 24,500 पर अटका निफ्टी, ऊपरी स्तरों से करीब 100 पॉइंट नीचे आया। बैंक निफ्टी ने भी सारी बढ़त गंवाई, मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव। मेरा तो 5-6 साल का टारगेट रहता है, हर बार डबल ही रहता है। देश मुद्रा ने ये आपका निफ्टी 50,000 पक्का होगा 5 से 6 साल में, और ये भी आप डबल कर लोगे। अगले 5 साल में डबल हो सकता है बाजार, हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। क्विक कॉमर्स और मल्टी बैगर थीम, अगले 10 साल में बन सकता है मोटा पैसा, बैंकिंग पावर और GCC थीम में भी दाव लगाने की दी सलाह। कहा HDFC बैंक का बुरा दौर पीछे छूटा। IT शेयरों में जोरदार खरीदारी, 2.5% से ज़्यादा चढ़ा इंडेक्स। इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा बने निफ्टी के टॉप गेनर्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी रौनक, लेकिन कैपिटल मार्केट में फिर गिरावट, 2% ज़्यादा फिसला इंडेक्स। 4% गिरे BSE और MCX। डिफेंस शेयरों पर भी दबाव। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा, दमदार बिजनेस अपडेट से भागा टाइटन। शेयर करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना, लेकिन उम्मीद से कम रेवेन्यू के चलते फिसला ट्रेंड। शेयर करीब 12% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। उधर सऊदी अरामको के कच्चे तेल के दाम में कटौती करने के फैसले से OMCs में मजबूती। पहली तिमाही के शानदार अपडेट के बाद दौड़ा इन्फो एज, करीब 13% उछलकर बना वायदा का टॉप गेनर। कंपनी की स्टैंडर्ड बिलिंग 14% ज़्यादा बढ़ी। वहीं बाजार को पसंद नहीं आए कल्याण ज्वेलर्स के तिमाही अपडेट, शेयर 6% फिसला। आज की चार्ट GPT पड़े सटीक मजबूत चार्ज के दम पर 52 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंचा अदानी एनर्जी। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी खरीदारी कायम। उधर कमजोर चार्ज के चलते फिसला MCX, शेयर करीब 5% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। स्विगी पर IIFL हुआ बुलिश, मौजूदा भाव से 85% ऊपर के दिए लक्ष्य। लंदन इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में मैनेजमेंट ने कहा क्विक कॉमर्स में आगे अच्छी दिखेगी ग्रोथ, मार्जिन सुधरने की जताई उम्मीद। और निवेशकों ने हाथों हाथ लिया कोचिन शिपयार्ड का OFS, नॉन रिटेल का हिस्सा पूरा भरा। सरकार जुटाने चाहती है करीब 2,000 करोड़ रुपए। कल रिटेल निवेश को लगा पाएंगे बोली, शेयर 3% नीचे। चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि एक टिपिकल एक्सपायरी का दिन बाजार के लिए आज, और पूरे दिन ऑप्शन सेलर के लिए एक ड्रीम डे रहा। क्यों? क्योंकि मैं ऑप्शंस की शीट देख रहा था, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इन हाउस सॉफ्टवेयर है श्रेया, उसमें मैं सॉर्ट कर रहा था टॉप वॉल्यूम से, और लगभग जितने भी टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस हैं सब में 80 से 95% के करीब का प्रीमियम डिके रहा है। पूरा दिन निफ्टी रेंज में रहा, और अगर पूरे दिन रेंज में रहे तो वो बेस्ट होता है। जो आज हमने ऑप्शन राइटर्स की एक रेंज सजेस्ट की थी, अगर आपको याद हो, तो बिल्कुल उसी रेंज में रहा बाजार, और 80 से 90% की गिरावट आई। लेकिन टेक्निकली आज का हाई कल के हाई से ऊपर है। आज का हाई था 24,530, है ना, और कल का हाई था 24,458। आज का लो रहा 24,418, कल का लो था 24,271। तो आज भी अगर आप वो पोजीशन को कैरी कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगाए, और अभी भी आप उस पोजीशन में बने हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मिड कैप्स यहाँ नज़र रखें, क्योंकि थोड़ी रैली नैरो हुई है। पिछले 2-3 दिनों में जरूर ये कंप्लेन रही होगी कि रैली हो रही है, मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है ना, ये मतलब।
और ख़ासतौर से SME स्टॉक्स, स्मॉल कैप्स, यहाँ पिछले 2-3 दिनों में ना क्लियर कट गिरावट है, वो आपको दिखाई देगी। 2-3 दिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, लेकिन मार्केट ब्रेड्थ पर नज़र रखना ज़रूरी है क्योंकि इसका सुधरना इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए। 1-2 दिन, 2-3 दिन ये सब चलता है, लेकिन थोड़ा सा रिकवरी आ जाए तो ठीक रहेगा। निफ्टी IIT आज का स्टार है और अगर आप देखें निफ्टी IIT में कल दोपहर से शानदार उछाल है और अब तक हमारा नज़रिया क्या था निफ्टी IIT पर, हर रैली में शॉर्ट करें, अपनी फंसी पोजीशन से बाहर निकलें। पिछले 10-12 दिन से हमने उस व्यू को चेंज किया है और एक व्यू लिया है कि अब IIT में शॉर्ट नहीं करना है आपको नहीं लेना है, वो अलग बात है, लेकिन अब एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना है। और सेलेक्टिवली तो स्टॉक्स अगर आपने लिए हैं तो बड़ा पैसा भी बना है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है परसिस्टेंट। मैं कुछ देर में इसमें डिटेल पे अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आप देखें तो आज के स्टार्स में से एक है और अब देखिए ऑलमोस्ट 4900 पर आ गया। उस दिन 4300 पर था, आज 4900 पर है। 600 रुपये का मूव है, ऑलमोस्ट 15% की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इस तरीके के मूव्स आए हैं। ये चार्ट फिर गलत है, इसको हटा दीजिए। खैर अब देखते हैं कि यहाँ से आगे क्या होगा और आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। लेट्स सी। राइट सर, अब आखिरी का 1.5 घंटा कैसा होगा उस पर नजर रहेंगे। और आप देख रहे होंगे सिर्फ CNBC आवाज़ पर बढ़त गवाई निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नहीं, लेकिन जिस रेंज की बात की थी उस रेंज में रहा है। फिलहाल एक्सपायरी का दिन है तो ऐसे मूव्स एक्सपेक्टेड होते हैं। आज रियल्टी और साथ ही मेटल्स पैक में मुनाफा वसूली, हालांकि रियल्टी काफ़ी चले भी थे तो आज थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। IT स्टार है, लेकिन कल की रैली में भी ब्रॉडर मार्केट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और आज तो खासा कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट। सर, जो लॉन्ग पोजीशन में है अभी भी, उनको क्या सलाह होगी क्लोजिंग के नज़रिए से? आज कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज कंसिडरिंग एक्सपायरी भी है तो 3 बजे के आसपास एक मूव भी देख सकते हैं ट्यूसडे के सेशन में। तो कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लगते हैं और अब नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए क्या होगा? देखिए श्रेया, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में करना क्या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है ना। आज भी अगर आप देखें, जो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाकर 24,400 पर ले आए थे, ठीक है, 24,350 मान लीजिए, अभी तक उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। कल के लोगों तो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो टेक्निकली लॉजिकली वो हिट नहीं हुआ है। हो सकता है कल एक और बड़ा गैप अप मिल जाए आपको और मार्केट गैप के साथ इस 24,500 को निकाल दे, प्रोवाइडेड 24,300 350 के नीचे ना जाएं हम। और अगर एक्सपायरी के प्रेशर से आप 24,300 350 तक अगर आ गए तो वो आपके लिए एक मौका होगा, अगर आपने रैली मिस की है तो उसमें एंट्री करने का, ठीक है ना। सुबह हमारा क्या व्यू था कि अगर आज की कॉल्स हैं तो उन्हें जितना हो सके आप 24,500 550 575 के करीब प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन मंथ एंड की कॉल्स में बने रहिए। ये हमारा व्यू था सुबह और ये व्यू एकदम सही प्ले आउट हुआ है। आज की कॉल्स में सही मुनाफा बन गया और मंथली कॉल्स में अभी भी बने रहे, वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है। मंथली कॉल्स ऑब्वियसली डे हाई से थोड़ी नीचे आई होंगी, बट दैट्स ओके। अभी तक आपका वो स्टॉप लॉस में नहीं ट्रिगर हुआ है। PCR अगर आप देखें, पुट कॉल रेशो जो है वो अब ओवरसोल्ड लेवल से थोड़ा सा नीचे आ चुका है और अर्निंग सीजन मेरे ख्याल से अब वो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए। इस पर आपको ध्यान रखना है। निफ्टी पर अप्रोच जहाँ तक है, सपोर्ट रहेगा आपका 24,300 से 24,350 का और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 24,500 से 24,550 की। बेसिकली आज की जो हायर एंड की रेंज रही है वो। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में मैं आज थोड़ा सा एक लेवल स्पेसिफिक आपको लेवल्स दे रहा हूँ। 58,000 का सपोर्ट है और करीब करीब 58,500 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। लेकिन पता है, मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे जो आज थोड़ी सी दिक्कत लगी ना, वो लगी ब्रॉडर मार्केट से। क्योंकि और ब्रॉडर मार्केट में भी एक तो है मिड कैप इंडेक्स, एक है स्मॉल कैप इंडेक्स, एक उसके नीचे के जो इंडेक्स ना थोड़े बहुत माइक्रो कैप, SME इंडेक्स, ये सब में ना एक चर्न दिखा। अब पता नहीं मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है या क्या है। मुझे ना ज़्यादा मज़ा आता है जब एडवांस डिक्लाइन 2:1 का हो, भले ही निफ्टी 20-30 पॉइंट ऊपर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एडवांस डिक्लाइन 2:1 का हो, 3:1 का हो, उससे क्या होता है ना, लोगों के पोर्टफोलियो चमकते हैं, थोड़ा उनका पैसा बनता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। निफ्टी का तो क्या है, कभी इंडेक्स मैनेजमेंट वगैरह हो जाए तो चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन खैर जो भी है, अच्छा ख़राब नहीं है सेशन किसी भी एंगल से। रेंज में ही रहे हैं हम, एक ऐसा तो नहीं है कि रेंज आपने तोड़ दी है या लोअर लो या लोअर हाई बना दिया है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है मार्केट में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए बीरू के पास चलते हैं, आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या रहे वो जान लेते हैं। बीरू बताइए।
बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। आईटी इंडेक्स जो करीब 750 अंकों पर है अनुज, जिसका आप उल्लेख भी कर रहे थे, 20 डे के ऊपर, ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और इसमें भी हम मिड कैप आईटी में उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जहां पर अभी तक बड़ा कंस्ट्रक्टिव व्यू रहा भी है मार्केट का। टेक्निकली अगर आप देखें, कोफोर्ज 1516 पे सारे 1500 के कॉल राइटर्स को ट्रैप करके पिछले 2 दिन में इसने एक सरप्राइज मूव दिया है। निफ्टी आईटी से ज़्यादा शार्प मूव यहाँ रहा। और ये 1516 का प्राइस क्या है? अगर मान लीजिए इस प्राइस पे क्लोज आता है तो कोफोर्ज का ये क्लोज फरवरी 2026 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी होगी। यानी टेक्निकली अपने आप को अगर आप देखें, ओरेकल फाइनेंशियल्स के बाद दूसरे पायदान पे लाके ये स्टॉक खड़ा करा है। नॉट एक्जैक्टली इंट्राडे बेसिस, ऑन डेली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में ये प्लेस्ड है इस वक्त। पहले शॉर्ट कवरिंग हुई, लास्ट मेरे ख्याल से वीक ही इसने 2 डे को अपना लो लगाया था, वहाँ से रिवर्सल देता हुआ 1516 पे डे हाई पे शानदार प्लेसमेंट इसकी। तो आईटी से पकड़ा कोफोर्ज मिड कैप आईटी से। एटर्नल आज स्ट्रॉन्ग मूव 290 पे आके ट्रेड कर रहा है, अभी भी डे हाई पर है। और थोड़ी सी जो प्लेसमेंट 290 और 300 कॉल राइटर्स की वो इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा ये उसको ट्रबल में या फिर दिक्कत में लेके आ रहा है। आपकी स्क्रीन पे लोडिंग देखिए आप, 2% की 42 लाख शेयर लोड हुए हैं एटर्नल में। इसका बहुत क्रिटिकल सपोर्ट आता है 280 के आसपास, बट लुकिंग गुड एटर्नल। और वीकनेस जिस स्पेस को कैप्चर कर रही है, पकड़ रही है अपने, जिसके स्टैट्स खराब हैं, वो है कैपिटल गुड स्पेस। LNT, ABB, सिमेंस और कमिंस। आज सुबह की पल्स में भी मैंने इंडिकेट किया था, कमिंस अब पोस्ट मार्च लास्ट वीक पहली बार 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ। कमिंस की बात कर रहा हूँ, समय प्लीज रखिएगा, बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लोडिंग यहाँ पर भी शॉर्ट साइड पे हो रही है। तो सबसे कमजोर वीकनेस अगर आप लोकेट करना चाहते हैं तो एज ऑफ नाउ इट्स कैपिटल गुड्स। पर अनुज, आज दोपहर में वो मैं बड़ी खास चर्चा सुन रहा था रामदेव जी के साथ। हम उनका तजुर्बा, उनकी दूरदर्शिता सब जानते हैं। पहले तो ये बातचीत कैसी रही आपकी उनके साथ, किन किन सेक्टर्स पे उन्होंने फोकस किया, कहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू है, और मोटे तौर पर बैंकों पे आपको उनका नज़रिया क्या था आज? बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे एक बुक सजेस्ट की है, रामचरण की बुक है वो, चाइनाज 90% मॉडल। तो वो मैंने ऑर्डर कर दी है, कल वो आ जाएगी और मैं उसको इस वीकेंड पे पढ़ूंगा। क्योंकि अपेरेंटली रामचरण जी जो हैं वो दुनिया के नंबर 1 कंसल्टेंट हैं, और भारत में एक छोटी फैमिली से शुरुआत की थी उन्होंने, और आज दुनिया के नंबर 1 कंसल्टेंट बन चुके हैं। तो उनकी एक बुक है, और उसमें ये है कि आप किसी भी फील्ड में जहाँ चाइना हो वहाँ मत लड़िए, आप हारेंगे, कोई स्कोप ही नहीं है आपके जीतने का। ठीक है, तो इसके लिए तो सेक्टर्स आपको वहाँ ढूंढने हैं जहाँ चाइना नहीं है। ठीक है, या चाइना है नहीं, या चाइना आ नहीं सकता। ठीक है, तो पहली एक तो मेन चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये कि देखिए रामदेव जी जिस भारत के वॉरेन बुफे की तरह जाना जाता है उनको, वो एक उन्होंने HDFC बैंक की बात की। आज रामदेव सर मूड में थे, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे थे। नॉर्मली वो बहुत कम बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। HDFC बैंक की उन्होंने बात की कि सबसे बुरा दौर HDFC बैंक का बीत चुका है, और कहाँ ये स्टॉक एक जिस वैल्यूएशन पर था और कहाँ इस वैल्यूएशन पर आ चुका है। तो वो एक उनको लग रहा है कि यहाँ से लीडरशिप लेने के लिए तैयार है। और इसके अलावा HDFC बैंक के अलावा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पर उनका काफ़ी पॉजिटिव व्यू था कि बैंकिंग सेक्टर में यहाँ से काफ़ी अच्छे मूव्स आ सकते हैं। न्यू एज, हालांकि न्यू एज में वो हेविली इन्वेस्टेड हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक बायस तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन न्यू एज में वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, खासतौर से इटर्नल जैसी कंपनियों को लेकर। क्योंकि उनका मानना ये है कि यहाँ पर आगे जाते हुए अपॉर्चुनिटी जो है वो 4.5-5 लाख करोड़ की है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको नहीं मिस करना चाहिए। ये एक और व्यू था उनका। AI उन्हें लगता है कि इस समय बहुत ओवररेटेड है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी कैसे इसको प्ले करें। IT उन्हें लगता है कि डीप वैल्यू है, लेकिन अभी रिस्क लग रहा है क्योंकि पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा। तो इवन दो वैल्यू है वो फिर भी अभी नहीं लेना चाहेंगे, ये उन्होंने बात कही। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिन्होंने बात की। पूरा इंटरव्यू अगर आपको सुनना है तो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, CNBC आवाज़ के प्लेटफॉर्म पर, उस पर जुड़िए और इस बढ़िया सी बातचीत का आनंद उठाइए। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। आज एक और चीज़ उन्होंने कही NSE के IPO को लेकर कि NSE के IPO से बाकी की जो कैपिटल मार्केट स्पेस है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे भी उसके ऊपर भी चर्चा हुई। चलिए श्रेया, आगे बढ़ते हैं फिर शो में।
राइट सर, इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा। चंक्स में हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी और पूरा इंटरव्यू आपने 11 बजे देखा भी। अगर आपने मिस किया है तो CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए और इस इंटरव्यू को ज़रूर सुनिए। IT इंडेक्स सर 2.5% आज का स्टार जो कि आप मेंशन कर रहे थे, 3% अप आज के सेशन में, और इसमें भी काउंटर परसिस्टेंट एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, 3.5-4% आज के सेशन में भी अप। और मुझे याद है वो एक्विजिशन के बाद टूटा था, लेकिन आपका कन्विक्शन उस वक्त भी स्ट्रॉन्ग था, तो कन्विक्शन से रंग लाई। जिन्होंने आपको फॉलो किया होगा अच्छे मुनाफे में होंगे अब इसमें। देखिए श्रेया, 29 जून को शेयर में 10% का गैप डाउन हुआ था, और मैं एक चीज़ कहूँ, प्री ओपन देखने के बाद भी हमने ग्रीन लिया। हम चाहते थे उसको रेड कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो प्री ओपन का वर्डिक्ट था, रेड ले सकते थे हम, और वो 8-10% नीचे खुल रहा है, वो दिख रहा था, सबको दिख रहा था। उसके बावजूद ग्रीन में लेने की हमने एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था, और एक आपको बताया था कि शॉर्ट नहीं करना है, और ये भी बताया था कि एक्विजिशन अच्छा है। और क्यों अच्छा है? महंगा भले ही है, लेकिन आपको महंगी चीज़ें ही मिलेंगी। दोपहर को उस दिन के शो में याद है हमने एक चीज़ ली थी, आपको, हमारे लॉयल व्यूअर्स को याद होगी, जो आपको 4300 पे शॉर्ट करने को कह रहे हैं ना, वही आपको 4600 में बाय करने के लिए बोलेंगे। और देखिए क्या हुआ उसके बाद। अब वो 4300 वाला 4850 हो चुका है, इनफैक्ट अब तो 4900 जा रहा है, ठीक है। इशू ये नहीं है कि उससे पहले आपकी पोजीशन थी तो क्या होता। न्यूज़ आने के बाद, प्राइस एक्शन होने के बाद आप पोजीशन उसके बाद ले सकते हैं, पहले से नहीं ले सकते, ठीक है। आज सुबह टेक्निकली मैं चाहता तो, मतलब कोई भी कह सकता है कि ट्रेंड शॉर्ट कर दो, कोई मतलब है उस ट्रेड का, वो तो जब प्री ओपन में 10% नीचे है उसके बाद ही तो आप ट्रेड ले पाएंगे। तो अब IT में वही कंपनियां बचेंगी जो डिसरप्शन को फाइट करेंगी, और एट द एंड ऑफ द डे ये 2-3 कंपनियां जो फाइट कर रही है डिसरप्शन को। अब ये सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी ये मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इनके जो मूव्स हैं ये औंधे मुँह गिरे, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। और ऐसी लड़ाई जो है ना वो सस्ती नहीं होंगी, महंगी होंगी। तो इसके लिए ये जो एक्विजिशंस हैं वो महंगे ही होंगे, सस्ते नहीं होंगे। ये बात हमने उस दिन भी समझाई थी। और IT में भी देखिए अगर आप, तो एक अब अच्छी खासी रैली हुई है लोअर लेवल से। चलिए अब रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इन्फो एज, आज का क्लियर कट रफ्तार का घोड़ा। शानदार Q1 अपडेट के बाद भागा शेयर। सुबह आज हमने इसका ब्रेकआउट पकड़ा था, जब वो अपडेट आए थे तुरंत हमने ट्रेड भी ली थी इस पर गावस्कर से। इसके बाद स्विगी IFL की एक रिपोर्ट के बाद सरपट भागा, ज़बरदस्त। इनफैक्ट इंट्राडे में शानदार मूव, इसमें 6% ऊपर। अब परसिस्टेंट, CNBC आवाज़ पर लगातार एक कॉन्ट्रा बुलिश नज़रिया काम आया। आज के ट्रेड में भी देखिए 3.5% से ज़्यादा ऊपर। इन्फोसिस IT शेयरों में ओवरऑल अगर आप देखें शानदार रिकवरी है, और इन्फोसिस अपने रीसेंट लो से ठीक ठाक रिकवरी के साथ ट्रेड करता हुआ। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे ऊपर ट्रेंड, खराब Q1 अपडेट से गिरा स्टॉक। बीच में अच्छी रैली हुई थी इसमें, लेकिन आज काफ़ी हद तक वो स्वाहा हो गई, और सुबह एक्सीडेंट ऑफ द डे की हमने आशंका जताई भी थी यहाँ पर। कल्याण ज्वेलर्स तिमाही अपडेट के बाद ये स्टॉक भी गिरा, और BSE और MCX। CNBC आवाज़ पर लगातार ये स्टॉक्स नेगेटिव लिस्ट में शामिल थे। आज ChatGPT में हमने MCX लिया भी था नेगेटिव में। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में, एक्सचेंजेस स्टॉक्स में क्लियर कट मुनाफा वसूली है, ये वार्निंग जताई गई थी, यहाँ पर भी गिरावट है। चलिए आज की ट्रेंडिंग काउंटर्स और फिर कार्यक्रम का क्रम। सब मार्केट थोड़ा ऊपरी स्रोत से फिसल रहा है, हालांकि अभी भी इन ग्रीन है, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ ही की जाए। सबसे ज़्यादा खरीदारी आज के सेशन में कहाँ होती हुई नजर आ रही है, और जाहिर तौर पर आपको IT काउंटर्स ही नजर आएंगे। इन्फोसिस 3.5% अप, निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। HCL टेक 3.5% की तेजी, टेक महिंद्रा 3% ऊपर, और SBI लाइफ में भी अच्छी खासी रैली। यहाँ पर भी आंकड़े आ रहे थे जून के, तो 2.5% ऊपर आज के सेशन में। इन्फो एज Q1 अपडेट शानदार, और स्ट्रीट ने किया है रिवॉर्ड, 13.5% अप है आज के सेशन में। स्विगी दमदार बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट, और आगे समझेंगे भी शो में कि क्या ऐसी बातें कही गई है, 6% ऊपर है। LTM और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स अगेन आपको नजर आएगा IT पैक से, जहां पर शानदार रैली आज के सेशन में 3.5-4% की तेजी आज भी है। ट्रेंड खराब Q1 अपडेट, स्ट्रीट ने कर दिया है पनिश, 12% नीचे, वायदा का टॉप लूजर। अदानी एंटरप्राइजेस आपको 2.5% नीचे नजर आएगा। कोल इंडिया 1% के करीब टूटा, और हिंडाल्को में भी 1.5% की करीब गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स 6.5% खराब Q1 आज का एक्सीडेंट ये भी है। MCX आज का ChatGPT नेगेटिव लिया था, देखिए 4% नीचे है। BSE 3.5% नीचे है, और GE वर्नोवा TND ये पूरा स्पेस फिर से मुनाफा वसूली का शिकार होता हुआ चाइनीज प्लेयर्स की एंट्री की खबर के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते और समझाती हूँ
कि कार्यक्रम में होगा क्या, शो फ्लो समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, श्रीकांत चौहान और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:20 पर आशीष आपको बताएंगे कि इन्फो एज में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं। 2:25 पर नूपुर बताएंगे कि ट्रेंड और कल्याण ज्वेलर्स आज फोकस में क्यों है। 2:30 समझेंगे एक्सिस में तेजी क्यों है। 2:40 पर कंचन से समझेंगे कि बाजार में इक्विटी के जरिए फंड जुटाने की रफ्तार कैसी है। 2:50 पर आशीष बताएंगे कि स्विगी में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं आज के। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन जी। 3:10 पे अनुज से स्ट्रैटेजी कल के लिए। 3:15 पे होगा डीलिंग रूम चेक। 3:20 पे लेंगे हम STBT या BTST। चलिए, पैनल तैयार है हमारा और शो ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज बताइए आपकी इस समय की ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरी इस वक्त की ट्रेड में हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे अब, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज को शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स पे। और यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 3232 पे, और ये ब्रेकडाउन है यहाँ पे। तो इसको अगर फॉलो थ्रू मिलेगा तो दिस कैन शो अस लेवल्स ऑफ 3170 एंड 3150। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे आपका सेल कॉल है और 3210 पे। मानस, आपका ट्रेड इस वक्त का? तो देखिए, आईटी स्पेस के साथ ही रहेंगे। टीसीएस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक हायर बॉटम बना है और स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2074 का, और आपको टारगेट सेट करना है 2175, 2175 के ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 2100 वाला कॉल ऑप्शन जो 65 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 49 का स्टॉप लॉस लगा लें और 100 रुपए के टारगेट सेट। TCS यहाँ पर खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई और पूरा पैक फोकस में है। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त थी। Very good afternoon, Shreya. Good afternoon, everyone. So, New Age कंपनी में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं एंड देयर पेटीएम का सेटअप काफी अच्छा है। अगर हायर टाइम फ्रेम से भी देखें तो फर्दर स्कोप दिखता है काउंटर में अपसाइड मूव का। एज ऑफ नाउ काउंटर 1238 के लेवल पर है, अंटिल काउंटर 1200 के लेवल को मेंटेन किए हुए हैं। इन अ डे और टू पॉसिबल मूव दिखते हैं 1280 के। ओके, चलिए, ये हो गया पेटीएम पर ट्रेड। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। मेरा ट्रेड रिपीट रहेगा। सुबह मैंने एक शॉट दिया था, वो था DLF। उसका टारगेट करीब 658 का था, वो टारगेट तो अचीव हो चुका। अब ट्रेड करा 651। मुझे अब भी इसमें वीकनेस नजर आती है। अब स्टॉप लगाएंगे करीब 655 का, 5 रुपए का स्टॉप लगाएंगे। लोअर लेवल करीब 640 भी पॉसिबल है। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड बने कल तक, लेकिन ये 640 पॉसिबल है DLF में। ओके, DLF आपका शॉर्ट कॉल में। हाँ, कुछ दिन पहले ओपन इंटरेस्ट देख रहा था, आज शॉर्टिंग इस स्पेस में हुई है। DLF 2 दिन से थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में है या फिर रियल एस्टेट की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। वीरेंद्र जी, कोफोर्ज में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1500 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इनफैक्ट 1500 के कॉल में देखें तो 3400 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी खड़े हैं। तो मुझे लग रहा है 1500 के ऊपर जब तक है स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। तो 1501 के स्टॉप लॉस के साथ कोफोर्ज को बाय करके चल सकते हैं। 1548 तक के टारगेट्स कोफोर्ज में आ सकते हैं। पोजिशनल कॉल रहेगा वीरेंद्र जी, 1 से 2 दिन के लिए बाय करके चल सकते हैं। ओके, कोफोर्ज में खरीदारी की राय अरुण जी की तरफ से यहाँ पर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप करते हुए थोड़ी देर में, लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ये समझ लेते हैं आशीष चतुर्मोता जी से। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आई होप यू आर फाइन नाउ। आपका स्टॉक बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया, थैंक यू। बिल्कुल मैं ठीक हूँ और धन्यवाद। और देखिए, मुझे जो इन्वेस्टमेंट आइडिया अच्छा लग रहा है वो है कैपिटल मार्केट्स थीम से, क्योंकि हम एक कैपिटल मार्केट्स थीम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। एक्सचेंजेस के अंदर में एक अच्छी खासी सेलिंग हो रही है और
कहीं ना कहीं ये जो पैसा है कहीं ना कहीं एसेट मैनेजर्स और वेल्थ मैनेजर्स के पास के स्टॉक्स में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली मुझे लगता है यहाँ पर पे एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी हो सकता है HDFC AMC, जिसने मोटा मोटी पूरे एक साल में आप देखिए फ्लैट रहा है और अब कहीं ना कहीं इसके अंदर में रिलेटिवली लास्ट कुछ दिनों में अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आई। अब जहां तक कि हम बात करें तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर में पेनिट्रेशन जो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन टू GDP है वो करीब करीब 18% के आसपास का है, जबकि ग्लोबल एवरेजेस बहुत ही सिग्निफिकेंटली हायर है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये नंबर 18 से 30-35% की तरफ जाएंगे और GDP की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी जैसे होती है, तो ये नंबर्स एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के नंबर EM नंबर्स काफी बड़े हो सकते हैं और उसका क्लियर बेनिफिट HDFC AMC ICICI AMC जैसी कंपनीज को देखने को नजर आएगा। बट आज के सत्र में मेरी जो टॉपिक रहेगी वो HDFC AMC रहेगी, जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी नजर आती है। 2700 पे स्टॉक का बहुत अच्छा बेस बना है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ बन रहा है और ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक 3400 तक के पोटेंशियल अपसाइड मीडियम टर्म में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। HDFC AMC आशीष जी को पसंद आ रहा है मीडियम टर्म से भी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी। अगर आप देखें तो रिडायर पर रह सकते हैं और निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, डेज हाई के आसपास कामकाज करता हुआ ये काउंटर। रिकैप कर देती हूँ, टेक्निकल कॉल्स और इन्वेस्टमेंट आइडिया हमने ले लिया है। रचना जी सुप्रीम इंडस्ट्रीज को सेल करने की राय रख रही है, फ्यूचर्स में बिकवाली की राय, और 3170 3150 के नीचे के टारगेट उनकी तरफ से 3232 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि TCS में खरीदारी करके चलेंगे, पूरा पैक स्ट्रेंथ में 2175 के टारगेट उनकी तरफ से 2074 का स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जी चुन रही हैं पेटीएम, जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ पिछले कुछ सत्रों से खरीदारी की राय जाहिर तौर पर, और 1280 की टारगेट है, 1200 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही उन्होंने। गाबा सर कह रहे DLF के साथ जाएंगे। यहाँ जज्बात बदल गए एक दिन में, बिकवाली की राय आज थोड़ा प्रेशर में है पूरा पैक, और 640 के नीचे की टारगेट है, 655 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी कोफोर्ज के साथ जा रहे हैं, मिड कैप आईटीज का स्ट्रॉन्ग काउंटर और 1548 के टारगेट और 1500 का स्टॉप लॉस उनकी तरफ से सुझाया गया है। और आखिर में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया इस मार्केट में लंबी अवधि के नजरिए से HDFC AMC होना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 3400 के आशीष जी की तरफ से और 2600 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। निफ्टी लेकर आइए, 27 अंकों पर आपको मात्र कामकाज करता हुआ नजर आएगा और बैंक निफ्टी फ्लैट है। एक बार लेकर आइए आज का टॉप लूजर GE वर्नोवा, और साथ ही रखिएगा एक बार स्क्रीन पर हिताची एनर्जी, CG पारी, जो सारे पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स चल रहे थे पिछले कुछ सत्रों से। आज हालांकि कल चले थे लेकिन आज फिर से मुनाफा वसूली के शिकार हुए। सर मुझे याद है कि फ्राइडे के सेशन में जब ये सारे स्टॉक्स टूटे थे उसके बाद आपने व्यू लिया था कि अभी फिलहाल यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, कोई रिकवरी आई तो उसमें पोजीशन से निकलिए। फिर कल हमने एक तेजी देखी और देखिए फिर से आज टूटता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पर अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए श्रेया, क्या है ना, जब स्टॉक्स प्राइस टू परफेक्शन होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि अब एक बस एक पुश की ज़रूरत होती है और उनमें एक्सीडेंट हो जाते हैं ना। तो ये इस समय जो स्टॉक्स हैं ये इनकी यही सिचुएशन है। कल सुबह हमने एक व्यू लिया था कि इन स्टॉक्स में रैली होगी, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज के हिसाब से जो परसों का मूव था वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड, परसों नहीं फ्राइडे का मूव वो काफ़ी ज़्यादा ओवरडन था, ओवर रिएक्शन था। लेकिन जो भी है अब ये स्टॉक 90-100 के टाइम्स पी पर हैं। देखिए हिटाची हमने 16,000 पे बात की थी, 16,000 से वो 35,000 तक गया था, है ना। हर चीज़ एक स्टेज पर आकर थोड़ा सा थकती है, रुकती है, कोई ना कोई कारण आता है। GE वर्नोवा, TND, CG पावर, BHEL सब में वन वे रैली हुई थी। ट्रिगर चाहिए था और ट्रिगर आ गया है। और अगर चाइनीज़ कंपटीशन बढ़ा तो ट्रस्ट में यहाँ से बड़ी गिरावट होगी। हाँ, अब वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा पता, वो अब जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही साल के लिए है। 2 साल भी तो कोई कम थोड़ा ना होते हैं, और 2 साल में अगर बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए तो 2 साल में मान लो हमारे चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव हो गए तो 2 साल बाद सरकार को लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हीं से कराते हैं तो। और आजकल तो सब 2 साल की अर्निंग देखते हैं, 10 साल की अर्निंग कौन देखता है? अर्निंग तो 2 साल की देखते हैं आप। तो इस वजह से ये होता है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर बन रहा है, इसके लिए थोड़ा सा इसको आप अवॉइड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का हीरो है इन्फो एज, जो वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है
क्यों आखिरकार 13% ऊपर हो गया? अब आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, ऐसा क्या था अपडेट में? गुड आफ्टरनून सर, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपडेट यहाँ पर देखने को मिला अक्रॉस वर्टिकल्स, और क्या बड़ा मूव आया। जब इस अपडेट आया था मार्केट में तब शायद 2.5-3% ऊपर था, और पूरी तेजी आपको जो है स्क्रीन पर प्ले होती हुई नजर आ रही है, और अभी भी स्ट्रेंथ के साथ डी हाई के करीब है। आप Q1 में अपडेट के लिहाज से देखें तो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इनका जो रिक्रूटमेंट बिजनेस है एक्चुअली सबसे ज़्यादा चार्म यहीं पर है। कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है इन्फोएज के अपडेट्स में सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट बिजनेस की तरफ से देखने को मिल रही है। यानी अगर आप टोटल स्टैंडअलोन आधार पर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो जो बिलिंग है वो 644 करोड़ से बढ़कर अब 737 करोड़ होगी, यानी ऑलमोस्ट 14.5% का सर्ज यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब देखिए रिक्रूटमेंट तो इनका बढ़िया कर ही रहा है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो बाकी के वर्टिकल्स भी हैं, इनका प्रदर्शन ठीक ठाक है, बढ़िया है, मार्केट को पसंद आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर पहले अगर आप पूरे सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो रिक्रूटमेंट में जो ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है ये ऑलमोस्ट 17.5% के आसपास की है। वहीं अगर आप 99 एकर्स में देखें तो यहाँ पर जो 94 करोड़ की रेवेन्यू थी वो 110 करोड़ हो गई, 16% 16.5 का आसपास का सर्ज यहाँ पर भी देखने को मिला। जीवन साथी .com ये 34 से अब करीब करीब 40 करोड़ के आसपास है, यानी अगेन 17% की बढ़त यहाँ पर भी आपको देखने को मिली। और शिक्षा की बात करें तो ज़रूर यहाँ पर डी ग्रोथ है, लेकिन ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग वर्टिकल नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट कर जाए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कई क्वार्टर से आप देखें तो लगातार जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर आपको नजर आएगी। और अगर आप बिलिंग ट्रेंड्स की बात करें तो Q1 में 737 करोड़ है, और इससे पहले अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया कि पिछले साल 644 करोड़ का आंकड़ा था। तो हर बार जो आंकड़े थोड़े से बेहतर साइड पर आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक हाई से टूटा हुआ है, करेक्टेड है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो ट्रेंड्स में बड़ा बदलाव, स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आएगी। स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आई। शुक्रिया आशीष। आशीष चतुर्मता के पास चलते हैं। आशीष, इन्फोएज है क्या आपके पोर्टफोलियो में, या फिर आपका कोई व्यू होगा क्या स्टॉक पर? जी, तो अनुज हमारे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, क्योंकि हम जो न्यूएज के अंदर में पॉजिटिव हमारा व्यू बना हुआ था वो इटर्नल जैसे स्टॉक्स पे हम पोजिशनिंग बनाए हुए थे। बट डेफिनेटली जो अपडेट आए हैं बहुत ही इंकरेजिंग है, और बहुत लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी इनके रिक्रूटमेंट बिजनेस में देखने को नजर आई। साथ ही साथ काफ़ी जगह पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और वो कंपनीज भी अब हमें लगता है कि न्यू एज कंपनीज जो हैं उनके अंदर में वैल्यू अनलॉकिंग भी होते हुए देखने को नजर आ सकती है। तो स्टॉक पिछले 1.5-2 साल से बहुत बड़ा एक अंडर परफॉर्मर रहा, और आज जिस तरह से इसमें जंप आई है डेफिनेटली मुझे लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। और हमें लगता है कि कोई भी डिप आती, क्योंकि अब 13-14% आज ऊपर है, तो कोई डिप अगर से मिलती है जो उसको 1050-1100 के जोन पे लाता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा बाय ऑन डिप का कैंडिडेट रह सकता है। ऊपर में हमें लगता है 1350-1400 तक की एक अपसाइड भी इन्फोएज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है, कंसिडरिंग क्योंकि अब काफी ब्रोकरेजेस जो है वो इसको अब कहीं ना कहीं अपग्रेड करेंगे, और जो होल्ड से बाय की तरफ जैसे ही रेटिंग चेंज होगी तो मुझे लगता है उसमें अच्छे फ्लोज स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके गाबा सर, टेक्निकली आई थिंक सुबह जब हमने स्पॉट किया था तब एक ट्रेड ली थी हमने इस पर, अब क्या व्यू रहेगा इन्फोएज पर? मुझे लगता है इन्फोएज में अब से यहाँ से 100 और भी पॉसिबल है, अपडेट करके 1162 मेरे ख्याल से 1250 तक जाने की संभावना है। एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है फ्रॉम अ गुड कंसोलिडेशन। आज एक दिन का ये मूव खत्म नहीं होगा, हो सकता है साइडवेज मूव मिले, हो सकता है कल अप मूव मिले, लेकिन जो स्टॉप होगा डीप होगा 1050। स्टॉप एक्चुअली ना लगाएं, क्वांटिटी कम कर दे तो भी 1250 तक चल सकता है, वहां तक क्षमता है जाने की इन्फोएज नौकरी। जी, इन्फोएज बहुत ही आप देखें क्लियर चार्ट, बहुत ही लो ट्रैजेक्टरी से बाहर निकला क्लियरली। और दूसरा स्टॉक जिस पर बात हुई थी दैट वाज हीरो मोटर कॉर्प। बट हीरो मोटर कॉर्प पर आपकी रीडिंग क्या कहती है इस वक्त? मानस, हीरो मोटर कॉर्प मेरे ख्याल से अगर आप फ्रंट लाइन 3 स्टॉक्स को देखें ऑटो में तो सबसे खराब प्लेसमेंट थी, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। बजाज ऑटो स्लाइटली बेटर वर्सेस हीरो मोटर कॉर्प, और मेरे ख्याल से सबसे जो बेस्ट प्राइस परफॉर्मर था वो था टीवीएस मोटर्स। आपका टेक क्या है हीरो मोटर कॉर्प पे इस वक्त? देखिए, हीरो मोटर कॉर्प करीब 6500 से लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बना रहा था, लेकिन जो रिसेंट लो बना है उस टाइम पे अगर आप देखें तो आरएसआई पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेंगे। स्टॉक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था, आज 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। आई थिंक स्टॉक तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए, जिसमें शायद 5250 तक के टारगेट स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो खरीदारी करने की राय अभी भी रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 4900 के नीचे रहेंगे।
ठीक है, 4900 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और हीरो मोटोकॉर्प में बने रहने की सलाह। अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर 1.5% ऊपर है आज के सेशन में भी। 2:30 बज गए हैं, वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम कविता जी से, आशीष जी से और गाबा से। कविता जी, शुरुआत आपसे, फिर बताइए कैश में क्या चुन रही हैं आप? तो श्रेया, भारती हेक्साकॉम यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखता है, 50 EMA को क्रॉस करते हुए है और एक अच्छी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का आर्ली चार्ट पर ब्रेकआउट है। काउंटर कैन मूव अप टू 1520, 1530 के प्राइस मूव बनते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1480 का। ओके, भारती हेक्साकॉम। आशीष जी, आप क्या पिक करेंगे कैश में? जी, तो देखिए मैं एक ज्वेलरी, क्योंकि रिटेल सेगमेंट में थोड़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आई और कल टाइटन के भी जो नंबर्स आए वो बहुत ही इंकरेजिंग थे। हमें लगता है कि जिस तरह से स्टडेड ज्वेलरी के अंदर में ग्रोथ आई, उसका बेनिफिट छोटे जो कंपनीज है उनको भी देखने को नजर आएगा। और यहाँ पर पे ब्लू स्टोन ज्वेलर्स जो है वो हमें काफी पसंद आता है। तो मार्केट कैप टू सेल्स अगर से मैं इस कंपनी का देखूं तो ये 3.25 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड कर रहा है और मार्जिन प्रोफाइल कंपनी की काफी अच्छी है। अगर से आप देखेंगे तो 17 से 18% की मार्जिन ये कंपनी दिखा रही है। प्री INDS अगर से नंबर देखूं तो 7.5% की मार्जिन है, जो कि काफी अच्छी है। और इनका जो स्टडेड सेगमेंट है वो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, जिसकी वजह से मार्जिन प्रोफाइल और भी बेहतर नजर आती है। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है फाइनेंशियल ईयर 30 में, वो मोटा मोटी 12,000 करोड़ की टॉप लाइन का गाइडेंस दिया और ये गाइडेंस अगर से अचीव होता है तो हमें लगता है कि एक अच्छी री रेटिंग इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। टेक्निकली एक बहुत बढ़िया बेस बनाकर स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ हमें लगता है कि 570 पे एक अच्छा बेस है। इसको अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 700 रुपए तक की एक पोटेंशियल अपसाइड ब्लू स्टोन ज्वेलर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, चलिए, तो ये हो गई ब्लू स्टोन ज्वेलरी पर आशीष की पिक। काबा सर, आपका पिक कैश में? मेरा ध्यान है नेटको फार्म में। नेटको फार्म में लगता है अपमूव है, 975 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लगाएंगे 960 का, करीब 15 रुपए का। टारगेट 1000 का होना चाहिए नेटको फार्मा। ओके, नेटको फार्मा कैश में गाबा सर की पिक हो गई। भारतीय हेक्साकॉम, ब्लू स्टोन ज्वेलरी और नेटको फार्मा, ये 3 स्टॉक्स कैश में बताए गए हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर पहले हम हीरो ऑफ द डे की बात कर रहे थे इन्फो एज के, लेकिन आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे कौन से स्टॉक्स हैं? कल्याण और ट्रेंट। यहाँ पर भारी बिक वाली Q1 अपडेट के बाद देखने को मिल रही है 12% ट्रेंट लोड का। कल्याण ज्वेलर्स लगभग 0.7% की गिरावट यहाँ पर। लेकिन Q1 अपडेट में ऐसा क्या आ गया जो स्ट्रीट ने इस कदर रिएक्ट किया है, ये समझ लेते हैं नूपुर से एक बार फिर से। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। ट्रेंड का जो Q1 का अपडेट है वो अनुमान से कमज़ोर आपको नजर आएगा। रेवेन्यू के लिहाज से 19% बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। बाजार का अनुमान 20 से 22% रेवेन्यू ग्रोथ का था, जिसकी वजह से कमजोरी आज स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 20 नए स्टोर जोड़े, लेकिन वेस्ट साइड की बात करें तो सिर्फ एक स्टोर कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया है। FY27 का जो लक्ष्य है कंपनी का स्टोर एडिशन को लेकर, वेस्ट साइड को लेकर, वो 50 का है। तो आने वाले जो 3 क्वार्टर होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइडेंस के तौर पर। ज़ूडियो की बात करें तो 19 स्टोर यहाँ पे कंपनी ने जोड़े इस क्वार्टर में, तो यहाँ पे नजर रहने वाली है। साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ का जो ट्रेंड लाइन है उसमें देखें तो पिछले साल भी इसी क्वार्टर में कंपनी ने 19% की ग्रोथ की थी। इस क्वार्टर में भी 19% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। लेकिन उसके बाद के जो 2 क्वार्टर थे पिछले साल वो कमजोरी के साथ थे और वही स्टॉक प्राइस में भी नजर आया था। बाजार का अब ये मानना है कि इस क्वार्टर में कमजोरी रही है और ब्रोकरेज हाउस का भी यही मानना है कि कमजोरी रही है नियर टर्म में। तो हो सकता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर भी कमजोरी के साथ ही आते हुए नजर आए। हालांकि Q4 की परफॉर्मेंस काफी बेटर थी। उसके बाद जो है स्टॉक में रन अप देखने को मिला था। पिछले 1 महीने में स्टॉक 20 से 22% की रैली वहां पे आती हुई नजर आई थी। लेकिन ब्रोकरेज व्यू की माने, हालांकि बर्नस्टीन और मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट और आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि सिटी की सेल की रेटिंग भी बरकरार है। यहाँ पे सारी ब्रोकरेज हाउस का यही मानना है कि कमजोरी के साथ Q1 की परफॉर्मेंस है। हो सकता है नियर टर्म में वॉलेटिलिटी रहे, मार्जिन पर नजर रहेगी और ये जो वीकनेस है परफॉर्मेंस में आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में रह सकती है। सबसे ऊपर जो वेस्ट साइड का गाइडेंस है 50 स्टोर FY27 पर, उस पर नजर रहेगी क्योंकि 1 क्वार्टर बीत चुका है और सिर्फ एक ही स्टोर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया है। दूसरा स्टॉक जहां पे कमजोरी देखने को मिल रही है कल्याण ज्वेलर्स। टाइटन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नंबर्स जो है वो कमजोर नजर आएंगे।
38% की रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई नजर आई है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 28% की रही है इंडिया में, वही जो टाइटन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 112% की ग्रोथ देखने को मिली है। इंटरनेशनल बिजनेस में टाइटन ने ऑलमोस्ट 125% की ग्रोथ दिखाई है। वहीं कल्याण की बात करें तो मात्र 35% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। इस क्वार्टर में 17 नए स्टोर कंपनी ने डाले हैं। टाइटन की बात करें तो वहाँ पे ज्वेलरी सेगमेंट में ऑलमोस्ट 33 नए स्टोर्स आते हुए नजर आए। तो रेवेन्यू के तौर पर और स्टोर एडिशन के तौर पर कल्याण का परफॉर्मेंस टाइटन से काफी कमजोर रहा। जी हाँ, कल्याण का परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर। आज के दो एक्सीडेंट ऑफ द डे ट्रेंड्स पे आते हैं एक बार लौट के। आशीष नुपुर, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आशीष, जिस प्रकार का ग्रोथ इसने 2022, 23, 24 में दिखाया था, उस वक्त आपके हाई पीस को एंटरटेन करता था बाजार, लेकिन उसके बाद से एक स्ट्रगलिंग फेज और आपके भी जो नंबर्स हैं, मान लीजिए आपका एक एक्सपोजर था ट्रेंड पे, या फिर आप एक एक्सपोजर देना चाहते हैं रिटेल स्पेस को अपने पोर्टफोलियो में, ट्रेंड जिस प्रकार की ग्रोथ प्रोजेक्शंस दे रहा है, क्या आप इसे स्पेस देंगे अपने पीएमएस में? देखिए, इस समय तो हम इससे अभी तक दूरी बनाए रखे हैं, बट एक चीज जो काफी इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली नंबर्स एक्सपेक्टेशन से कमजोर आए हैं। 19% की ग्रोथ जो आई है वो कम है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ मल्टीपल्स ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट जिस तरह से वेस्ट साइड के स्टोर एडिशंस हो रहे हैं और टीयर 2 टीयर 3 मार्केट पे काफी एक फोकस बना हुआ है, हम उसके ऊपर काफी क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं कि इनकी स्टोर एडिशंस की पेस क्या है। साथ ही साथ स्टार बाजार को भी काफी ज्यादा फोकस अब कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो चुका है। और दूसरी बात है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स किस तरह से आते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्टोर एक्सपेंशन होगा उसके साथ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अच्छी आनी चाहिए। ये दो चीज को हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। ये नंबर्स अगर से इंकरेजिंग आते हैं तो डेफिनेटली ट्रेंड के अंदर में पोजीशन आने वाले समय में ली जा सकती है, बट इस समय पे हम इसको एक वेट एंड वॉच के तौर पे रख रहे हैं। जहां तक कंजम्पशन की थीम की बात है तो हमने जैसे कहा वीरू की आप देखिए इटर्नल के अंदर में हमें काफी अच्छी ग्रोथ नजर आती है, क्योंकि जो ब्लिंकिट की अपॉर्चुनिटी है वो काफी बड़ी है और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटर है वो कहीं ना कहीं अब वीकन होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका क्लियर बेनिफिट इटर्नल को देखने को नजर आएगा। साथ ही साथ हम जो दूसरे भी जो सेगमेंट है, चाहे V2 रिटेल या वी-मार्ट जैसी कंपनीज है, ये हमें ज्यादा इंकरेजिंग लगती है क्योंकि इनकी ग्रोथ काफी स्ट्रांग है और कंसिडरिंग वैल्यूएशन या मल्टीपल भी उस कंसिडर में काफी रीजनेबल है। चलिए, मार्केट कोशिश कर रहा है एक बार और 24,500 की तरफ बढ़ने की। अब देखते हैं ये तीसरी कोशिश होगी आज सक्सेसफुल होती है या नहीं। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी धमाकेदार ऑप्शंस की। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए हमारे साथ मानस जी हैं, रचना जी हैं और अरुण जी हैं। रचना जी, आप शुरुआत करिए धमाकेदार ऑप्शंस की। जी, धमाकेदार ऑप्शंस में मैं हीरो मोटोकॉर्प को चुनना चाहूंगी और उसमें मैं यहाँ पे 4900 का सी बाय करवाना चाहूंगी जो कि 154 पे ट्रेड कर रहा है। हम इसमें एसएल लगा सकते हैं 135 पे और अपसाइड पे हमारा टारगेट रह सकता है 180 एंड 200 और ये कल तक आ सकता है। ओके, हीरो मोटोकॉर्प रचना जी के पिक हो गए। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या देख रहे हैं ऑप्शंस में? जी शायद जी, JSW स्टील के साथ जाना चाहूंगा। JSW स्टील में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, तो एट द मनी के कॉल को लेने की सलाह है। 1250 का कॉल बाय करके चल सकते हैं। 30 रुपए के आसपास चल रहा है, 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में मुझे लग रहा है 37 तक के टारगेट्स 1250 के कॉल में आ सकते हैं, तो एट द मनी कॉल लेके चले। 27 का स्टॉप लॉस रहेगा और 37 तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। JSW स्टील 1250 पे अगर आप देखिए आपका ऑप्शन ट्रेड है। स्ट्राइक आपकी स्क्रीन पे है, सेम स्ट्राइक वाइट शेड हुआ है, यानी ये बायर के फेवर में होता है। मानस आपका ट्रेड? देखिए, बजाज फाइनेंस पे वीरेंद्र जी खरीदारी करने की राय रहेगी। बजाज फाइनेंस के ऑप्शन में, जहां पर अगर हम बजाज फाइनेंस को देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम के साथ आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बजाज फाइनेंस का 1040 का कॉल ऑप्शन जो 32 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। 24 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 47 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए ये हो गई बात बजाज फाइनेंस पर। मीनवाइल क्लियरली कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अब काफ़ी प्रेशर आ रहा है, जिनमें कल्याण ज्वेलर तो है ही, लेकिन BHEL, G1 TND, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय सेलिंग प्रेशर है। एक मार्केट के लिए थोड़ा सरप्राइज फैक्टर रहा जुबिलेंट फूडवर्क। अच्छा चला वो स्टॉक, करीब 4% ऊपर रहा। श्रीकांत चौहान जुड़े हैं इस बीच हमारे साथ पैनल में। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके इस समय की ट्रेड।
गुड आफ्टरनून अनुज जी और गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए वैसे यस मार्केट ग्रेजुअली एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करते जा रहा है और अभी भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब तक मार्केट 24,600 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक इस मार्केट में हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ही देखने मिलेगी। स्टॉक की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो इन लेवल्स पे मुझे बजाज फिनसर्व एक अच्छा लग रहा है। देखिए अगर इसके लॉन्ग टर्म पैटर्न को देखें तो इसमें एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है और इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस किया है। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 1950 से लेकर 1960 तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से भी इसे खरीदना चाहिए क्योंकि कल के दिन में इसमें करेक्शन हो चुका है। तो करंट लेवल से अगर इसे खरीदते हैं 1895 1900 में तो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 1870 रुपीज़ का और टारगेट यहाँ पे रहेंगे 1950 के। तो ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो एक्टिविटी है वो साइड मार्केट्स में साइंट डीएलएम ये एक स्टॉक में आई है। ये स्टॉक अगर देखा जाए तो एक अपने पुल बैक ट्रेंड में आ चुका है, 532 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली लगता है ये स्टॉक 560-65 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इसे भी करंट लेवल से खरीदना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 520 रुपए का। ओके, चलिए ये हो गई श्रीकांत जी की ट्रेड। अब बात करते हैं हमारे आज के इक्का की, जी हाँ, जिसने आज फिर शानदार मूव दिखाए हैं। आज हम बात कर रहे हैं एकस की, जिसमें आज अच्छी तेज़ी दिख रही है। सुबह आज का इक्का में हमने बात की थी कि स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है ये। एक बार उसको रिविजिट करते हैं शेयर के साथ। शेयर राइट सर, एकस आज का हमारा आज का एक और शानदार रैली आज के सेशन में देखने को मिली है। 3.5%, 4% की इंट्राडे रैली और इनफैक्ट जो आज स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट थी नोवामा की, क्योंकि इस पर कवरेज की शुरुआत हुई है और अग्रेसिव टारगेट प्राइस के साथ 444 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। तो जो मैं इसके करंट मार्केट प्राइस से पहले जो लास्ट ट्रेडिंग करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करी थी तो 86% का अपसाइड का अनुमान है नोवामा की तरफ से। तो शानदार अग्रेसिव टारगेट प्राइस नोवामा की तरफ से। इनफैक्ट पिछले एक महीने में 30% के रिटर्न ऑलरेडी एकस दिखा चुका है और 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो 71% के रिटर्न्स मिले हैं। क्या पसंद आ रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में? तो अगर इस कंपनी की बात करें तो ये एरोस्पेस और कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अग्रेसिवली काम करती है और यही आगे चलकर भी इसके ग्रोथ के ट्रिगर्स होंगे। इनफैक्ट मौजूदा OEM से बात करें तो यहाँ पर और ऑर्डर आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ऑर्डर विजिबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और जो कंपनी का फोकस है, जो स्ट्रैटेजी है नोवामा को, वो खासा पसंद आ रहा है। नोवामा कह रहे कि कंपनी ज़्यादा मार्जिन वाले प्रिसीजन पार्ट्स पर फोकस कर रही है जो आगे चलकर मार्जिन्स पर और सपोर्ट करेंगे। तो अर्निंग विजिबिलिटी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी नज़र आती है। और इनके क्लाइंट्स की बात करें, इनके ग्राहक की बात करें तो बड़े नाम हैं, बोइंग, एयरबस और सैफरन जैसे बड़े ग्राहक एकस के साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम चीज़ें स्टॉक को काफ़ी पसंदीदा बना रही है। ऑलरेडी अगर आप बात करें फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के दौरान, एक बार वो फिर से रखिएगा आंकड़ा स्क्रीन पर, जो अनुमान रखे हैं वो काफ़ी अग्रेसिव हैं और इस सेगमेंट में हाई एंट्री बैरियर के बावजूद तो अगर आप देखें तो क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन इस सेक्टर में थोड़ा कम होगा, इसलिए एकस का आपके रडार पर होना चाहिए। इस आंकड़े की बात करी थी मैं, फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के लिहाज से ग्रोथ काफ़ी अच्छी रह सकती है, तो रखें फोकस में। अच्छा, अगर आप देखें मूव यहाँ पे आज का इक्का का, और मुझे याद अच्छी तरीके से जब इसका IPO आया था उस वक्त मैं इस मैनेजमेंट से बातचीत कर पाया था और शानदार टेबल पे कुछ छोड़ा तो पैसा कमाया लोगों ने। आशीष चतुर्बुता जी, आपकी रीडिंग करी कभी है इस स्टॉक पे आपने? और दो क्लियरली बाइसेक्टेड वर्टिकल्स हैं, आई मीन दोनों में अच्छी प्रेजेंस इनकी, क्या कहते हैं इस स्टॉक पे? बिल्कुल, तो ये स्पेस ही काफ़ी प्रॉमिसिंग है वीरेंद्र, क्योंकि अगर से आप देखेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर में इंडिया एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन फेज में जा रहा है, जहाँ पर हम जो ग्लोबल इंजन मेकर्स हैं, चाहे GE की बात करें, सेफ्रॉन की बात करें, ये सब यूरोप और US के अंदर में कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड है और जो सप्लायर्स थे वहाँ पर पे अब बहुत चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ा और जिसकी वजह से इंडिया के अंदर में आउटसोर्सिंग आने की तैयारी शुरू की गई। अब यहाँ पर पे आज़ाद इंजीनियरिंग, एकस, डायनामिटिक टेक्नोलॉजीज या इवन रेमंड जैसी कंपनीज जो है वो अब इसके अंदर में Tier 1, Tier 2, Tier 3 सप्लायर की तौर पे अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और इन कंपनीज के साथ आपको टाइप करने के लिए एटलीस्ट 3 से 5 साल लग जाते हैं।
तो ये बहुत लॉन्ग जेस्टेशन है, और उसके बाद अगर से आप अगर से इन कंपनीज के साथ एक काम करने की तैयारी करते हैं तो ये लॉन्जिटिविटी जो अर्निंग की है वो काफी बड़ी रहेगी। तो इसके चलते एकस और आजाद इंजीनियरिंग, ये दो कंपनीज हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग लगती है पूरे एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर में। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए व्यू हो गया एकस पर। काफ़ी अच्छे मूव्स यहाँ पर आते हुए। अब 4 का चौका ले लेते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे रचना जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, श्रीकांत जी के पास 4 का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्वेदी हैं हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन। मानस जी, आप बताइए। तो देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट्स पे खरीदारी करेंगे क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बहुत क्लियर दिख रहा है कि हाई टॉप से हायर बॉटम बन रहे हैं और स्टॉक ने आज जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया है। तो जीएमआर एयरपोर्ट्स के 115 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 3 रुपए 60 पैसे के प्राइस चल रहे हैं। 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है और 5 रुपए के टारगेट सेट करना है। जीएमआर एयरपोर्ट सस्ता ऑप्शन में मानस जी के पिक। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार? जी, मेरी तरफ से एफएनओ सुपरस्टार में बीपीसीएल रहेगा। एज अ डिस्क्लोजर ही मेरे क्लाइंट्स के पास हो सकता है, हमने सुबह दिया था। ये आप इसको नेक्स्ट कुछ मिनटों के लिए भी ले सकते हो, इसको डिलीवरी भी कैरी कर सकते हो, फ्यूचर्स पे लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 312 एंड हमारा पहला टारगेट रहेगा 320 और सेकंड टारगेट विल बी 325। बीपीसीएल फ्यूचर्स स्थिति इनके हक में 47,400 शेयर जुड़े हैं शेयर ओपन टेस्ट में। शानदार मूव यहाँ पर। अब श्रीकांत जी से पिक करते हैं आज का। अगर आप देखें तो 4 के चमत्कार पे श्रीकांत जी क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टेक्निकली आरबीएल बैंक यहाँ पे एक अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन बना है। हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज रिज्यूम की है। हाल ही में उसने एक नया हायर बॉटम बनाया है। स्टॉक मल्टीपल टाइम्स 350-355 के रेंज में रुका हुआ है और इस बार की बढ़त हमें लग रहा है कि ये स्टॉक को 400 के पार लेके जा सकती है। 375 में करंट लेवल से इसे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए। 367 का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार की जो रैली रहेगी वो 400 रुपए तक की रह सकती है। तो टारगेट्स बड़े हैं। 400 रुपए के टारगेट्स के लिए आरबीएल बैंक को खरीद सकते हैं। ओके, आरबीएल बैंक। आशीष, आपका मिड कैप फंडा? तो अनुज, हमें फार्मा स्पेस और हॉस्पिटल सेगमेंट काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं और इसी स्पेस में औरोबिंदो फार्मा हमें एक बहुत ही अच्छी प्रिफर्ड बेट लगती है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी अब अपने जो यूएस एक्सपोजर है उस पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि अल्टीमेटली चाहे ग्रैनुअल्स हो या दूसरी भी जो फार्मा कंपनीज है वो अपने सीडीएमओ एक्सपोजर को भी बढ़ा रही है, तो उसका भी बेनिफिट इन कंपनीज को काफ़ी अच्छा देखने को नजर आएगा। और उसके चलते मुझे लगता है कि औरोबिंदो फार्मा ने एक बहुत ही लॉन्ग gestation के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब अपने इवेंचुअली प्रीवियस हाइज को ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है जो 2 दिन की डिप आ रही है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट करेगा। 1530 पे मेरे हिसाब से स्टॉक का एक अच्छा बेस बना है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1750 तक की एक अपसाइड औरोबिंदो फार्मा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। औरोबिंदो फार्मा मिड कैप फंडा में पसंद होगी आशीष जी की, और लंबी अवधि के नजरिए से भी आप इसे रख सकते हैं रेडार पर। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ। सस्ता ऑप्शन जीएमआर एयरपोर्ट्स आया मानस जी की तरफ से। आपको 115 की कॉल में पार्टिसिपेट करना है। 5 रुपये का टारगेट है और 2.9 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी ने सुझाया बीपीसीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 320-325 रुपये का टारगेट है। 312 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिर चार्ट का चमत्कार श्रीकांत जी की तरफ से आया आरबीएल बैंक, और देखिए क्वार्टर 1 अपडेट के बाद लगातार इसमें भी तेजी। 400 के टारगेट है यहाँ पे। 367 का स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी की राय इन लेवल्स पर। और आखिर में मिड कैप फंडा में आशीष चतुर्वेदी जी ने सुझाया औरोबिंदो फार्मा लंबी अवधि के नजरिए से भी पसंद आ रहा है। 1750 के नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्टेड है और 1530 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये तो बात होगी 4 का चौका की। आगे बढ़ते हैं और देखिए पिछले कुछ समय से इक्विटी के जरिए फंड जुटाने की जो रफ्तार है वो बढ़ी है। आज ही कोचिन शिपयार्ड का ओएफएस खोला है और ओएफएस ब्लॉक डील, क्यूआईपीज, आईपीओ की रफ्तार से ये तो जाहिर होता है कि बाजार में न तो लिक्विडिटी की कोई कमी है और ना ही अब भरोसे की। तो पूरी डिटेल लेकर एक बार कंचन के पास चलते हैं। कंचन, क्या रिसर्च किया है आपने और ये क्या है आंकड़े?
वेल श्रेया, जैसे कि आपने सही बोला कि बाजार में ना तो लिक्विडिटी की कमी है और ना तो भरोसे की, और ये हम नहीं बोल रहे, हमें जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पे यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। अगर हम पिछले एक क्वार्टर की बात कर ले तो QIP के जरिए, ब्लॉक डील के जरिए, अदर मीन्स फंड रेजिंग के जरिए अच्छे खासा यहाँ पे हमें फंड रेज होता हुआ दिखाई दिया है और ये आंकड़ा करीब करीब 1 लाख करोड़ को इस टाइम पे पार कर चुका है। इसके साथ ही साथ हमने रिसेंटली देखा था कि सरकार ने PSU में 6 ऑफिस निकाले थे जिसकी वैल्यू करीबन 19,000 करोड़ की थी। 55,000 करोड़ से ज़्यादा की हमने यहाँ पे बल्क और ब्लॉक डील होती हुई देखी है। QIP की बात करी जाए तो करीबन 24,000 करोड़ फंड रेज हमें यहाँ से भी होता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि अडानी की तरफ से जो QIP है वो आया था करीबन 15,000 करोड़ का जुलाई में, और आज हमने बात ऑलरेडी कर ली है कोचिन शिपयार्ड की। अब अगर हम डेटा देखें QIP का स्पेसिफिकली तो अप्रैल के महीने में हमने देखा था कि करीबन 2,500 करोड़ का QIP से फंड रेजिंग कंपनीज ने की थी। मई में ये जो आंकड़ा है वो बढ़ के हो गया करीबन 4,350 करोड़ का। जून तक आते आते करीबन 17,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग है वो होती हुई दिखाई दी है, और जुलाई अभी शुरू ही हुआ है। यहीं पे अगर हम देखें तो 15,000 करोड़ से ज्यादा की फंड रेजिंग ऑलरेडी हमें कंपनीज की तरफ से होती हुई दिखाई दी है। अब ये तो बात हो गई क्यूमुलेटिव डेटा की, लेकिन अगर हम बात करें कंपनी स्पेसिफिक तो वो पिक्चर भी मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। IRFC का हमने देखा था QIP आया था करीबन 2,500 करोड़ का, बॉश का करीबन 250 करोड़ का, GSRE, NLC इंडिया यहाँ पे भी हमें 3,000 और 1,300 करोड़ के जो QIP है उसके थ्रू फंड रेज होता हुआ दिखाई दिया था। NHPC, कोल इंडिया और सेंट्रल बैंक ने भी यहाँ पे इसी क्वार्टर में अगर हम बात करें Q1 में तो अच्छा खासा QIP के जरिए फंड रेजिंग जो है वो की है। तो इससे हमें साफ दिखता है कि बाजार में जो लिक्विडिटी है कहीं ना कहीं अभी भी तंदुरुस्त दिखाई दे रही है। लिक्विडिटी तंदुरुस्त है। शुक्रिया कंचन इतनी अच्छी डिटेल्स के लिए और आंकड़े रखने के लिए सामने। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगले 5 साल में डबल हो सकता है बाजार, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जी का। CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल जी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में रामदेव अग्रवाल ने कहा है कि अगले 10 साल में क्विक कॉमर्स थीम में मोटा पैसा बन सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि HDFC बैंक के बुरे दिन अब खत्म हुए हैं और FIIs की सेलिंग से बैंक के वैल्यूएशन भी अब काफ़ी अट्रैक्टिव हो चले हैं। एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। एक और स्पेस रामदेव जी जहाँ पर आप काफ़ी बुलिश रहे और काफ़ी पैसा भी बना, न्यू एज। आपने जेप्टो में भी आप अर्ली इन्वेस्टर रहे, अभी उनका भी IPO आ रहा है। ये स्पेस में अभी भी आपको लग रहा है कि बड़ा पैसा बनेगा यहाँ से? देखिए ये तो किसी अनुज एक ख्याल रखिए, कैटेगरी नई कैटेगरी कभी कभी बनती है, रोज रोज नहीं बनती। जैसे मैंने देखा कि नई कैटेगरी कब बनी, जब 94 में सबसे पहले जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स हुए तब HDFC बना। ओके 800 करोड़ में पूरा HDFC मिलता था, 40 रुपये भाव था, 200 करोड़ का इक्विटी था, 800,000 करोड़ में एंड ज़बरदस्त लिक्विडिटी था। मतलब यू कुड बाई 10 लाख शेयर्स इन 10 मिनट्स विदाउट डिस्टर्बिंग द प्राइस, ऐसा हालत था। ओके वहाँ से वो बैंक बना 12 लाख 15 लाख करोड़ का 25 साल में नॉन स्टॉप। तो दैट वाज अ कैटेगरी क्रिएशन, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेड बाय HDFC, दैट वाज वन। तो ये जो आपको क्विक कॉमर्स है ये बहुत बड़ा कैटेगरी क्रिएशन है। इस ये कैटेगरी जो है मुझे लगता है कि आज के दिन में घाटे में है पक्का, बट ये कैटेगरी जो बनेगा मतलब मेरे को लगता है इट विल बी लाइक अ 30-40-50 लाख करोड़ कैटेगरी इन नेक्स्ट से 10 ईयर्स। ओके 10 ईयर्स में पक्का ये 30-35-40 लाख करोड़, पूरा इट विल चेंज द रिटेलिंग। मतलब आपके घर में किस ढंग से ग्रोसरी खरीदी जाती है वो बदल जाएगा पूरा। ऐसा नहीं कि ये कॉर्नर शॉप कहीं जा रहा है, लेकिन कोई बोलता है कि भाई 50-50 हो जाएगा। जो कॉर्नर शॉप है वो चलेगा और बाकी जो सब क्विक कॉमर्स आएगा और उसके जो भी और दूसरे फॉर्मेट्स आएंगे स्पेशलाइज्ड। तो डिलीवर्ड एट होम विल बी द वे टू बाय द ग्रोसरी। ग्रोसरी का बोलते हैं अभी 600 बिलियन का मार्केट है अभी, जो मेनली जनरल ट्रेड से होता है, GT से। अगले 10 साल में तो डबल हो जाएगा। ठीक बात है ना। तो जो जब 1 ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन मतलब 100 लाख करोड़ का कैटेगरी बनेगा ये, उसमें से 50% विल बी क्विक कॉमर्स, तो 40-50 लाख करोड़ का बनेगा। अभी कितना है 1 लाख करोड़ का। ये तो जरूरी है कि दे विल मेक मनी, पूरा कैटेगरी विल मेक मनी। हु विंस हु लूजेस वो समय बताएगा, बट बहुत बड़ा कैटेगरी बनेगा, ख्याल रखिए। 25-30 लाख करोड़ तो मेरे को पक्का दिख रहा है अगले 10-12 साल में। तो यहाँ से भी इट कैन कीप ग्रोइंग एट 40-50% फॉर मेनी ईयर्स टू कम, मे बी ए डिकेड और 2। अब सवाल ये इसमें जीतेगा कौन?
तो पहले हमने स्विगी में लगाया तो स्विगी में भी पैसे नहीं बने, जो भाव से लिस्ट हुआ वही भाव से, मतलब भाव है समझ लो, पैसे नहीं बने। अभी जेप्टो है उसमें भी पैसे नहीं बने हैं, पैसे नहीं बने, जब लिस्ट होगा तो मालूम पड़ेगा क्या होता है, तब देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैं एक ही बोल रहा हूँ, हमको मालूम है होगा क्या। नहीं, इटर्नल में अच्छा पैसा बना आपका, लेकिन इटर्नल में अच्छा पैसा बना, उसमें 2-4 बार आगे पीछे गया, अच्छा उसमें पैसे बने। और सी इसमें क्या, विनर, इट्स नॉट विनर टेक्स इट ऑल। तो जिस दिन भी प्रॉफिट आएगा, ROE भी 150%, सो दिस 100 PE बिजनेस। यदि 1000 करोड़ भी कमाया, अब जैसे मान लो ब्लिंकिट का मान लो 1 लाख करोड़ टर्न होता है और 2% नेट मार्जिन कमाता है, 2000 करोड़ होता है, तो 2000 करोड़ 100 का पी के 2 लाख करोड़ बनता है मिनिमम, ऐसे वैल्यूएशन बनेंगे इसके। सो ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए रियल मालूम पड़ेगा जब लिस्ट हो जाएगा। कोई ऐसी थीम जिस पर इस समय कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि इस समय एक्यूमुलेट करने का समय है, ऐसी कोई थीम? सेलेक्टिव है ना, मतलब यही जो बता रहा हूँ मैं, सब इन्हीं में से कोई कंपनी खोजो आप। ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। मैं नहीं बोलना चाहता नाम, बट मतलब आई सी बैंकिंग में क्या हो गया, बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड FI सेलिंग एंड स्लो डाउन इन द HDFC, सी व्हेनेवर कैटेगरी लीडर उसका वैल्यूएशन क्रंच होता है तो पूरे सेक्टर का क्रंच हो जाता है। आप यदि मान लो साउथ बॉम्बे में रियल एस्टेट का दाम गिरा दो, पूरे कंट्री का रियल एस्टेट गिर जाएगा, पूरे कंट्री गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है, ये क्या है, ये साउथ बॉम्बे था हमारा, मलाबार हिल था, मलाबार हिल एकदम नाक पे था। अब उसका आपने 12-13 का पी कर दिया, 14 का पी कर दिया, तो बाकी तो कितना प्रीमियम ले लोगे यार आप। ठीक बात है। तो उसी का अब जो है, ये क्वार्टर का जो उनका जो नंबर आया है, इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि उनके दुख के दिन दूर हो गए। नाउ दे आर ग्रोइंग एट 14-15% बिकॉज क्रेडिट इज ग्रोइंग एट 17। और वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के इश्यूज है वो भी खत्म हो गए पूरे। तो अब क्या है कि नाउ उनका जो ट्रांजिशन था वो शायद मेरे ख्याल से काफी कुछ 80-90% खत्म हो गया, एंड नाउ दे आर ग्रोइंग एट लीस्ट द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। सो उससे क्या होगा कि भाई आपका जो देखिए FI का होल्डिंग था 54% एट द पीक, दे सोल्ड 12% ऑफ 12 लाख, मतलब 1.5 लाख करोड़ तो खाली बैंक। अब पता नहीं ये भाव अभी वो क्या करेंगे यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि ये भाव से बेचेंगे वो लोग, बट दे स्टिल ओन 42-43%। तो ये जो है ना इस टाइप का, उसी कारण से क्या हुआ पूरा इंडस्ट्री का, मतलब बट 17 का क्रेडिट ग्रोथ में यू आर एबल टू गेट द स्टॉक्स एट 12-13 PE, मुझे तो नहीं समझ में आता है। इट इज अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी। रिधम देसाई का बुल केस टारगेट है सेंसेक्स का 1 लाख, फिर रामदेव अग्रवाल का बुल केस टारगेट क्या होगा? अरे मेरा तो 5-6 साल का टारगेट रहता है, हर बार डबल ही रहता है। जैसे बताया ना, ये आपका निफ्टी 50,000 पक्का होगा 5 से 6 साल में, और ये भी आप डबल कर लोगे। इंटरेस्टिंग इंटरव्यू अगर आपने मिस किया है तो CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जाकर देख सकते हैं, और ज़रूर देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्विगी लेकर आई एक बार स्क्रीन पर। स्विगी वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है आज के सेशन में, उसी में शुमार है 6.5% अप आज के सेशन में। कभी कभार स्विगी में ऐसी रैली देखने को मिलती है, लेकिन हुआ क्या इस काउंटर में, कौन सी रिपोर्ट और क्या टारगेट प्राइस आए हैं, समझ रहे थे एक बार आशीष से। आशीष गुड आफ्टरनून। स्विगी 6.5% अप है आज। गुड आफ्टरनून श्रेया। बिल्कुल, देखिए लोज पर है स्टॉक, और अभी रामदेव जी भी यही बता रहे थे कि ये स्टॉक ऐसा है जिसमें थोड़े से अगर आप देखें तो चैलेंजिंग स्टॉक एक्शन प्राइस में देखने को मिला है। पैसा बना के नहीं दिया, लेकिन आज अगर आप देखें तो लग रहा है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोबारा से स्टॉक में लौटा है। और दरअसल आप देखें तो इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस हुई थी लंदन में, उसमें IIFL कैपिटल ने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद तो क्या ही शानदार रिपोर्ट निकाली है। टारगेट प्राइस देख के तो मज़ा आ रहा है। 265 रुपये स्टॉक चल रहा है भाव लुढ़क कर। इनकी तरफ से जो टारगेट है सीधे 480 का, यानी आप ये समझ लीजिए कि इस भाव से, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स 1 साल के व्यू पर निकलती हैं, तो 1 साल में एटलीस्ट आप 80 से 85% के रिटर्न स्विगी में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और काफ़ी सारे तरीके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जेप्टो को लेकर कोई भी खबर आती है, ब्लिंकिट को लेकर आती है, तो मार्केट में एक पैनिक आ जाता है। तो स्विगी क्या कह रहा है कि इनका फोकस कंपटीशन पर है, लेकिन वो लो कॉस्ट वाले कंपटीशन पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव डिस्काउंट लेके अगर आप ग्राहक को रिटेन कर रहे हैं तो वो ग्राहक टिकेगा नहीं। अच्छा, वो ग्राहक अगर टिक भी गया ना तो उसकी जेब से ज़्यादा पैसा नहीं निकलता। वो ये बता रहे हैं कि वो लो कॉस्ट के ट्रांजैक्शन करता है, उसकी एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम कम होती है और धीरे धीरे फेड होता है, और वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर हॉप करते रहते हैं। और इसी के चलते उनको ये वाला कंपटीशन नहीं पसंद कि ज़्यादा डिस्काउंट देके ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर लो। अब एक और ख़ास बात यह कि क्विक कॉमर्स, क्योंकि ब्रोकरेजेस इसकी वैल्यूएशन नहीं देते, जो भी है स्विगी के अंदर सारा खेल फूड डिलीवरी का ही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अभी इनका डार्क स्टोर का एक्सपांशन पूरा हो चुका है और पूरे नेटवर्क के एडिशन है,
कई सारे मार्केट्स में ऑलरेडी इन्होंने पेनिट्रेट कर दिया, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन रिटर्न्स अब यहाँ से आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं फूड डिलीवरी की, तो ये सेगमेंट इनका कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है क्विक कॉमर्स के मुकाबले। और टूइंग जो अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर किए थे, टॉइंग है, टूइंग है, जो भी है, वो 18 से लेकर 25 की जो एज ग्रुप है यहाँ पर ये टारगेट कर रहे हैं और बता रहे कि यहाँ से ग्रोथ बढ़िया कंफर्टेबल साइड पर आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर आप डाइन आउट की, तो डाइन आउट के लिए ये कह रहे हैं कि 1% के मार्जिन हैं, जो कि आगे जाके करीब करीब आपको अगले 2 साल में 5% तक के देखने को मिल सकते हैं। कुछ लॉस मेकिंग यूनिट्स थे, जैसे क्लाउड किचन का इन्होंने एक वेंचर शुरू किया था जिसका नाम था स्नैक, इसमें पैसा नहीं बना और बता रहे थे कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है ये भी छोटी सी है, तो इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब एस्टिमेट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, यही काम किया, अगर आप स्विगी के निवेशक हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर फूड डिलीवरी में बता रहे कि जो एवरेज ग्रोथ है ये अभी FY27 में 19% है, FY28 सिमिलरली 18-19% के आसपास है। जो ऑर्डर की संख्या वो 80 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो जाएगी और औसत ऑर्डर की वैल्यू 509 रुपये है, जिसमें थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज होगा और 534 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें फूड डिलीवरी के बाद इंस्टामार्ट की, क्विक कॉमर्स की, तो इसमें जो ग्रोथ है ये बेहतर है और मार्केट आज जो रिएक्ट कर रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर कर रहा है। 32% से बढ़कर तकरीबन 39% हो जाएगी। जो औसत ऑर्डर की वैल्यू 726 रुपये वो 762 हो जाएगी और जो एडजस्टेड मार्जिन फिलहाल के लिए -1.8% चल रहे हैं वो बढ़कर 3.8 यानी पॉजिटिव मार्जिन भी आ जाएंगे और जो ऑर्डर वैल्यू है उसमें भी इजाफा है, ग्रोथ भी बढ़िया है। ये सब मार्केट को बहुत पसंद आ रहा है और नतीजा आपके सामने, स्टॉक फिलहाल 7% ऊपर। स्टॉक फिलहाल 7% ऊपर है। शुक्रिया आशीष। तो ये आपके लिए आज स्विगी पर एक एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि क्या व्यू है मार्केट पर। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में अगर आप देखें तो एक क्लियर कट व्यू रहा है पिछले कुछ दिनों से कि मार्केट्स में एक तेज़ी आई है। क्या ये तेज़ी चलेगी या फिर अभी भी रिस्क है मार्केट में? ये मार्केट में रिस्क तो हमेशा रहता है, लेकिन जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि एक बार अगर मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी शांति की संभावना बढ़ जाए या शांति आ जाए तो ऑब्वियसली एक अपसाइड आएगा बाजार में, जो कि मुझे लगता है ये आप जो देख रहे हैं फिलहाल वही है। तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम गिर चुके हैं और इसके कारण जो प्रेशर था काफी कंपनियों पे इंडिया में वो थोड़ा सा कुछ हद तक कम हो जाएगा। और जब डिलीवरी आना शुरू होंगी, अभी भी जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी बहुत ज्यादा नहीं है, गैस की डिलीवरी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे जैसे वो भी होगी तो भी उसका जो मार्जिन है आपके जो इस तिमाही में शायद आपको मार्जिन प्रेशर कुछ दिखे वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ से अर्निंग्स की संभावना थोड़ी सी बेहतर हो जाती है बनिस्बत शायद 1 महीने या 2 महीने पहले की। अच्छा हाँ सर, ये आईटी पर आपका क्या व्यू बन रहा है इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद? हालांकि अब कह रहे हैं कि इट्स अ टेक्निकल रैली, जो एआई रैली कोलैप्स हो रही है, कॉस्पी, निक्केई, नैस्डैक, कुछ कंपनियों ने बाहर जाके कुछ एसेट्स एक्वायर करे। इस क्रम में कोफोर्ज का नाम आता है, परसिस्टेंट का नाम आता है। आप कैसे सर देख रहे हैं इस वक्त आईटी को, या फिर मिड कैप आईटी में आपका झुकाव कैसा है इस वक्त? आईटी में अभी भी चैलेंजेस बरकरार हैं। जो अभी खरीद रहे हैं वो इसलिए खरीद रहे हैं कि इट्स जैसे मैंने जो मेरे हिसाब से ये होप ट्रेड है कि बहुत गिर चुका है, शायद यहाँ से बढ़ जाए, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत बढ़ जाए। लेकिन अगर आप बिजनेस आउटलुक देखें तो उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई है, बल्कि अगर आप जो एआई कंपनियां हैं वो खुद ही अपना कंसल्टिंग बिजनेस शुरू करने की बात कर रही हैं और रोज आपको एक नई कंपनी नजर आती है जिनके पास एक फाउंडेशनल मॉडल है जो कि सर्विसेज में घुसने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ एक सिंपल सा सवाल आपके ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल परसिस्टेंट देखें तो शायद जो प्राइस टू सेल है वो एक्सेंचर के मुकाबले शायद 5-6 गुना है। तो सिमिलर ग्रोथ एक्सेंचर तो आप जानते हैं अगर के कंसल्टिंग में बहुत तगड़ा है, जो कि इंडियन आईटी सर्विसेज नहीं है। उसके बावजूद उसका मार्केट कैप टू सेल्स करीब करीब 1 या 1.1 के 1.2 के पास होगा। इंडियन कंपनियां अभी भी 4-5 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं, तो ना तो बहुत सस्ती नजर आ रही है, ना उनके पास ऐसा कोई स्ट्रैटेजी दिख रहा है। एक चीज आप देखेंगे कि पहले जो था आपको आईटी सर्विसेज कंपनी के पास इसलिए जाना होता था क्योंकि
अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज चाहिए। तो कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, कोई बैक एंड, कोई मिडिल लेयर, एटसेट्रा, कोई डेटाबेस चलाता है। अब जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी है कि आपको बिजनेस समझना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस एनालिस्ट ऐसे स्पेसिफिकेशन दे सकता है जो 80% तक एआई कर लेगा अपने आप। तो आपको इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादातर कंपनी शायद जीसीसी सेक्टर में ही घुस रही है, वो अपना खुद ही एआई के साथ डेवलप कर सकते हैं, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने तरह के टैलेंट आपको चाहिए नहीं है, आपको ज्यादा बिजनेस एनालिस्ट चाहिए। तो ये जो है मेरे हिसाब से एक थ्रेट रहेगा इंडियन आईटी कंपनीज के लिए। वो जरूर कोशिश कर रही हैं कि अपना एक्सपर्टीज बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह का ग्रोथ अभी तक आपने देखा है या जिस तरह का आपको ऑर्डर बुक दिखा है, वो कुछ हद तक अभी मेरे हिसाब से कई तिमाहियों तक थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। प्रेशर कायम रहेगा फिलहाल आईटी पैक में। आनंद जी गुड आफ्टरनून। लेकिन अहम सवाल, बड़ा सवाल तो मार्केट में ये होता है सर कि पैसे बनेंगे कि नहीं, अगर हाँ तो कहाँ बनेंगे पैसे, क्या लगता है आपको? देखिए, फिलहाल आप ऐसे स्टेज में हैं जहां पर जो सेक्टर नहीं चल रहा है वो चलने शुरू हो गया है। तो एफएमसीजी आपने देखा कि काफी दिनों तक, मैं कहूंगा काफी सालों तक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहां पे आपको थोड़ी सी बढ़त नजर आ रही है। उसमें भी अगर आप देखें डाबर जैसी कंपनी, आईटीसी जिसने कम परफॉर्मेंस किया, वहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट शुरू हो रहा है। आईटी जिसने बहुत दिन, कई तिमाहियों से आईटी की काफी पिटाई हुई है बाजार में, वहां पर अपसाइड दिखना शुरू हो रहा है। तो फिलहाल आपको सेक्टर रोटेशन दिख रहा है, और शायद इसीलिए क्योंकि जो ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं, ऑटो, पावर, इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल, डिफेंस, इस तरह के सेक्टर्स जो हैं वो ऐसी वैल्यूएशन पे चल रहे हैं कि उसमें कोई खास अपसाइड अब रह नहीं गया है। तो इसके कारण जो पिटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर कुछ हद तक आपको अपसाइड दिख रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ सीमित दायरे में ही रहेगा। आपको एक्चुअली नई एक्साइटिंग स्टोरीज देखनी पड़ेगी, और उसमें ये देखना है कि वैल्यू ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, किस जगह से। इसलिए आपने देखा, जैसे आप लोग जो भी बात कर रहे थे कि रिटेल में क्विक कॉमर्स एक्सेट्रा, वो इसलिए नहीं कि क्विक कॉमर्स में पैसे बन रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपको ये अज्यूम करके आप चल रहे हैं कि कंसोलिडेशन होगा। रिटेल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का, वो काफी हद तक अब ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा, और उसके कारण वैल्यू कैप्चर जो है वो वहां पर ज्यादा शिफ्ट होने की संभावना है। तो इसी तरह की आपको वैल्यू कैप्चर थीम के ऊपर देखना है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसी थीम है नहीं, डिफेंस और एरोस्पेस को छोड़ के, जहां पर काफी सारी प्राइवेट कंपनियां कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पब्लिक नहीं है। नहीं तो सिंस आपने बात की क्विक कॉमर्स की, आप बाय कर रहे हैं क्या इन स्टॉक्स को, जोमेटो या स्विगी को? अगर आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट के हिसाब से देखना चाहिए तो बिल्कुल आपके पास रहना चाहिए ये। आप इंडिविजुअल स्टॉक में अगर आप निवेश करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके पास और भी काफी विकल्प हैं जहां पे आपको इतना वैल्यूएशन और इतना होप पे करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और आपको ये देखना चाहिए कि अभी नए प्लेयर आ गए हैं फिर से क्विक कॉमर्स में, जिनके पास काफी फिर से कैश है, तो कुछ हद तक फिर से लड़ाई चालू हो जाएगी। थोड़े दिन रुक जाए तो उसमें आपको शायद हो सकता है कि वो थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने की फिर से संभावना है। अच्छा आनंद जी, बहुत दिनों बाद एचडीएफसी बैंक अपनी रंगत में लौटा है ना। इनकी क्वार्टरली अपडेट्स 15.4% की ग्रॉस एडवांसेस और हेल्दी डिपॉजिट ग्रोथ अपडेट्स आपको कैसे लगे सर? और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है प्राइवेट बैंक्स में जो आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले 2 महीने में किया, या फिर एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है? अनफॉर्चुनेटली आपके पास 2 दिन में एफआईएस के स्टैट्स भी थोड़े ठीक ठाक हैं, कैश में सेलिंग नहीं है। आपको अलाइनमेंट एचडीएफसी बैंक का लग कैसा रहा है इस वक्त? देखिए, एचडीएफसी बैंक में अभी कोई खास नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम थे, बोर्ड का चेंज, बाकी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी कई सालों पहले, उसका प्रभाव, अब ये सब हिस्ट्री हो चुके हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक जो है, जो माँ की मार्केट है, उसके साथ साथ करीब करीब उतना ही ग्रो करने की पूरी संभावना रखता है। और अगर ये होगा तो आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि अगर 14, 15 या 17% की क्रेडिट ग्रोथ है तो एचडीएफसी बैंक भी शायद 12-14% ग्रोथ सकता है। यानी कि 5 साल में आप ये बैंक भी डबल देख सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि बड़े बैंक जैसे होते हैं उनकी सर्विस लेवल खराब होती जाती है, लेकिन अगर वो मेंटेन कर लें
तो मेरे हिसाब से जो टॉप लाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसमें आप रोटेशनल ट्रेड देखते रहेंगे। जो ज्यादा चढ़ गया है वो शायद कम चढ़े उसके बाद, और जो छोटा है, जो कम चढ़ा है वो ज्यादा चढ़े। उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक की बारी आ चुकी है। तो मैं इस वक्त और कई दिनों से प्राइवेट सेक्टर बैंक पे काफी बुलिश हूँ, बिकॉज वही एक क्षेत्र है जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं है, और अब जो माहौल ऐसा बना हुआ है कि उसमें उनको फायदा होने की पूरी संभावना है। ओके, बुलिश हैं आप प्राइवेट बैंक्स को लेकर। इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्पेस होता हुआ जा रहा है। अच्छा, रेट सेंसिटिव स्पेसेस जो हैं आनंद जी, चाहे आप ऑटो की बात कर लें, रियल्टी की बात कर लें, हालांकि आज थोड़ा टूटा है, लेकिन पिछले कुछ सत्रों से महीनों से इनफैक्ट यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। ऑटो में तो जून सेल्स के आंकड़े भी काफ़ी मजबूत थे। ये दोनों स्पेसेस कैसे नज़र आते हैं आपको? जहां तक गाड़ियों का सवाल है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ऑब्वियसली ग्रोथ काफी है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल टू व्हीलर्स, तो उसमें मोटरसाइकिल्स अभी भी 2019 के वॉल्यूम से ऊपर नहीं गई हैं, हालांकि स्कूटर्स जो हैं वो काफी हद तक ऊपर जा चुके हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पेस रहा है प्राइवेट व्हीकल्स, और उस प्राइवेट व्हीकल्स में भी आप देख ही रहे हैं कि एसयूवी वाला जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। ट्रैक्टर्स पिछले खाली एक ही साल नीचे थे, बाकी उसके बाद से उनकी ग्रोथ फिर से बरकरार है और अभी भी शायद रहेगी। तो ये क्षेत्र ओवरऑल काफी बढ़िया करना है। दो सेगमेंट्स इसमें हैं जिन्होंने कुछ खास नहीं किया। एक तो हैवी मोटर व्हीकल्स, और जो ट्रक सेल्स हैं वो थोड़ा सा मंदी के उसमें है, और जैसे मैंने कहा मोटरसाइकिल्स जो है उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। लेकिन जब तक टोटल वॉल्यूम बढ़ता रहेगा तब तक इसमें कम से कम टॉप लाइन ग्रोथ आपको आती रहेगी। मार्जिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, शायद इस तिमाही के रिजल्ट जो आएंगे उसमें वो कुछ आपको दिखेगा। एक ही कंसर्न ये रहता है कि जो कंपनियां 10 साल पहले इससे ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाती थी और उसके बावजूद 13-14 पीई पे चलते थे, वो आज के दिन पे 22-24 पीई पे चली गई हैं। जिसका मतलब ये है कि मार्केट ये समझ के चल रहा है कि मॉडल डेवलपमेंट का खर्चा या रिस्क बहुत कम हो गया, जो कि सही नहीं है। तो उसको अगर आप अलग कर दें, क्योंकि ज्यादातर जो क्षेत्र में आप निवेश करना चाहते हैं वो सस्ते नहीं है, इंडिया में कभी थे नहीं और अब तो और भी नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको ग्रोथ दिख रही है तो ये क्षेत्र आप ऑब्वियसली आप मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में ओवरवेट रखेंगे। ओके आनंद सर, नमस्कार। ये बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए, और आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अगर आप देखें आज बैंक्स हैं, इस पर क्लियर कट आपने व्यू दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका बैंक से। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। टुवर्ड्स क्लोज इंडिसेस लेके आइए, इट्स 24395 कंप्लीटली। अगर आप देखें अनुज, बाजार ने आज स्पेस दिया, कंप्लीटली स्पेस दिया ऑप्शन राइटर्स को। ये दिन उन्हीं को बिलोंग करता है, बट ओवरऑल इस क्लोजिंग पर व्यू कल के लिए व्यू क्या रहेगा? देखिए वीरू, एट द एंड ऑफ द डे बड़ी पिक्चर क्या है वो देखनी है आपको। बड़ी पिक्चर ये है कि मंथली कॉल ऑप्शंस में आज कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हुए नहीं होंगे, और आज भी निफ्टी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने हिट किया, और आज भी निफ्टी में अगर आप देखें हायर हाई और हायर लो बना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से एक दिन और देंगे इसे और देखेंगे। बस एक इशू है, आज हम टेक्निकली डे लो पर बंद हो रहे हैं, तो कल जब हम शुरुआत करेंगे तो अगर हल्का सा भी गैप डाउन हुआ तो फिर वो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट कर देगा, लेकिन वो उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अपनी मंथ एंड कॉल्स को कैरी करें। एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में क्लियरली 24,500-550 के बीच में, उसे क्रॉस करना ज़रूरी है। उसे अगर आपने क्रॉस किया तो फिर 24,800 का रास्ता खुलेगा, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। अभी के लिए एक दिन और दीजिए इस ट्रेड को, क्योंकि अभी तक टेक्निकली स्टॉप नहीं लगा है, और इसके लिए कल इसको रिविजिट करेंगे। चलिए अब नूपुर के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, बताइए कौन सा स्टॉक रेडार पर? फार्मा सेक्टर से ग्लैंड फार्मा डीलर्स के रडार पे आते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है, अच्छा खासा मोमेंटम जो है यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो पिछले 5 दिनों के वॉल्यूम से कहीं ऊपर आज का वॉल्यूम आपको नजर आएगा। ऑलमोस्ट 5.5% स्टॉक ऊपर है, और यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन डीलर्स की तरफ से आती हुई दिखी है। दूसरा स्टॉक है इटर्नल। पिछले लगातार कुछ दिनों से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। डीलर्स का मानना है कि Q1 के जो नतीजे होंगे वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, अनुमान से काफ़ी बेहतर
जो है स्ट्रीट अनुमान से बेहतर आते हुए नजर आ सकते हैं, नतीजा जिसके चलते यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। और तीसरा स्टॉक है SBI लाइफ का, जहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस के डेटा है वो काफ़ी बेहतर आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी डीलर्स की तरफ से खरीदारी की सलाह आती हुई नजर आ रही है। ग्लैंड फार्मा, इटर्नल और SBI लाइफ। ग्लैंड फार्मा, इटर्नल और SBI लाइफ डीलर्स के रडार पर हैं। यहाँ पर BTST की फिलहाल रणनीति स्ट्रैटेजी डीलर्स की तरफ से आती है। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। अब वक्त हो रहा है STBT BTST ट्रेड्स का। हमारे पैनल की साइड है वो समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं श्रीकांत जी आपसे, फिर बताइए कल के सेशन के लिए क्या चुन रहे हैं आप? श्रीकांत जी म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। करेक्ट। तो वैसे अगर स्टॉक्स देखे जाए तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा करेक्शन में आया है, 400 के नीचे आ गया है। थोड़ी साइडवेज एक्टिविटी और बन सकती है, लेकिन ऐसे मार्केट में मुझे लगता है कि अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक यहाँ से रिकवर कर सकता है तो वो है सन फार्मा। यहाँ पे हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है और यहाँ से अगर अपवर्ड एक्टिविटी मिलती है तो वापस से ये स्टॉक कम से कम 1940 से लेकर 1950 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो सन फार्मा को 1900 के करीब इसे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1870 का और टारगेट जैसे मैंने कहा 1950 का। रचना जी आपके ट्रेड कल के लिए? जी, हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज को रिपीट करेंगे। हम इसमें SLF ट्रेल करके 32 के बदले इसको ले लेंगे हम 32.20 पे, 32.10 पे भी ले सकते हैं। एंड 32.10 के SL के साथ डाउन साइड पे हम इसमें टारगेट ऐड करेंगे 31.30 का। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज शुरुआत भी रचना जी ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज की शॉर्ट कॉल से की थी, अंत भी इसी से कर रही हैं। मानस जी आपका BTST ट्रेड? तो देखिए BTST के लिए स्विगी के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर आप इसके फ्यूचर में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस आपको 261.90 262 के जस्ट नीचे लगा के रखना है और 280 रुपए के टारगेट सेट करना है। स्विगी मानस जी का BTST, वीरेंद्र जी को कन्विक्शन था कि BTST ही आएगा मानस जी की तरफ से, इसलिए देगा आपका BTST ट्रेड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, कविता जी से समझ लेते हैं। कविता जी आप बताइए किस साइड है? BTST की तरफ ही है और जो कॉल मैंने आपके साथ शेयर किया था पेटीएम, उसी को कंटिन्यू करेंगे। 1230 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें पर 1260 1280 प्राइस में। गावा सर आपका ट्रेड? बाय है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार ट्रेड करा 1608। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 1600 का, 8 रुपए का है। ज्यादा टारगेट नहीं, 1640 पॉसिबल है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार आपका बाय कॉल 1607 पर। अरुण जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी मुझे लग रहा है BHL में शॉर्ट करके चल सकते हैं। BHL का स्ट्रक्चर वीक है। 381 का फ्यूचर का जुलाई का फ्यूचर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करके चले। मुझे लग रहा है 368 के जो रिसेंट लोज है वो टेस्ट हो सकते हैं, तो BHL को STBT करने की सलाह रहेगी। ओके चलिए, तो ये हो गई ट्रेड आपके लिए। कल की सारी ट्रेड्स पूरी हो चुकी हैं, BTST STBT ट्रेड्स। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। आज थोड़ी ख़राब रही होगी मार्केट ब्रेथ वीरू? बिल्कुल थोड़ी सी ख़राब रही है, थोड़ा सिक्योर करा हमारे डाउन साइड को निफ्टी IT ने एटलीस्ट, लेकिन टुवर्ड्स क्लोज वो शेप थोड़ी सी खराब देखी और ख़राब थी। आपकी स्क्रीन पर डिजिट्स आएंगी लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के। स्टैट्स में क्लियरली झुकाव जो था वो आज था शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। बैंक निफ्टी शुरुआती अगर आप देखें 1 घंटे में ठीक रहा, उसके बाद थोड़ा सा ये भी स्लाइड हुआ था। लॉन्ग 52, शॉर्ट कवरिंग 22 में। हार्डली अगर आप देखें तो ये फिगर पहुंचती है 74, शॉर्ट 111 और 30 में प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुआ। आते हैं एक बार स्लाइड्स पे आते हैं। स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? लॉन्ग इन्फो एज, स्विगी, दोनों अगर आप देखें तो इन्फो एज तो एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट था और अपडेट्स के बाद स्विगी, जुबिलेंट फूड्स, हेवल्स, LTM, इन सभी काउंटर्स ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, रिएक्शन दिया और लॉन्ग बिल्डअप हुआ यहाँ पर। बट जितने भी ये स्टॉक्स हैं ना, अगर आप LTM को छोड़ दें, सारे के सारे ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे। शॉर्ट कवरिंग परसिस्टेंट मिड कैप IT में HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय IT। लार्ज कैप मिड कैप स्मार्ट कॉम्बिनेशन था और SBI लाइफ में थोड़ा शॉर्ट कवर हुआ।
निफ्टी आईटी से एक समय आज 800 पॉइंट ऊपर था, तो ये लिफ्ट उठाया उन्होंने शॉर्ट कवरिंग का। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट की। यहाँ पे ट्रेंड कोलैप्स हुआ, पोस्ट नंबर्स खराब पसंद नहीं आया बाजार को। कल्याण, बायोकॉन, लॉरस, बीएससी पूरी कैपिटल मार्केट थीम पिछले 4 दिन से कोलैप्स हो रही है। बीएससी एंड मोस्ट स्पेशली एक्सचेंजेस और लॉरस, बायोकॉन दोनों काउंटर्स में अगर आप देखें शॉर्ट बना आज। मसगांव डॉक, के इंडस्ट्रीज, ओबेरा रियल्टी, कॉनकॉर, हिताची। आज रियल्टी 3 दिन के एक वर्टिकल राइज के बाद आज लॉन्ग्स प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। और एक बार के इंडस्ट्रीज को देखते हैं, ये एक ऐसा स्टॉक था जो कि मिडवे था, है ना। एक बड़े मूव के बाद पहले साइडवेज हुआ, उसके बाद फिर स्ट्रेच आया और पिछले 3 दिन से ये प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है। अरुण, यहाँ पे आपकी राय क्या है? एक तो 50 डे में वायलेट हो गया, 10-20 का नेगेटिव क्रॉसओवर, और आप लगभग मिड मई से मिड जून से अगर आप देखें जुलाई के दिनों का जो आपका बेस था, आप सबको वायलेट कर रहे हैं। आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए वीरेंद्र जी, आपने सही कहा। जून के रिसेंट लोज जो थे वो भी स्टॉक ने ब्रीच करते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 5000 से 4980 से 5000 वहां तक के लेवल्स मुझे लग रहा है आने चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड वीक हो चुका है, सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो 5000 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी आने चाहिए, और किसी भी राइस पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जब तक 5200 का लेवल वापस रिक्लेम नहीं करता, ये स्टॉक मुझे लग रहा है वीकनेस दिखा सकता है। 5000 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है कल या परसों के सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। केईआई इंडस्ट्रीज सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है चार्ट्स पर। ये आज देखिए लगभग 3% का डेंट इस पे पड़ता हुआ। एक बार लेकर आइए हमारा चार्ट जीपीटी स्टॉक और स्पॉटलाइट में भी, जिसकी आज चर्चा हुई, 361 और 361 वैम अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अभी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, 1.5% ऊपर, ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास, 0.2%। और कल का चार्ट जीपीटी स्टॉक लेकर आएगा स्क्रीन पर एक बार, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट। ये भी अगर आप देखें तो 2.5-3% आज के सेशन में अप था, और ये भी ऑलमोस्ट उसी डेज हाई के आसपास से क्लोज होने की तैयारी। तो वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स में अच्छी रैली होगी, ऐसा सीएनबीसी आवाज़ पर व्यू लिया गया था, और वही होता हुआ नजर आया आज के सेशन में। कविता जी, 361 वैम या नोवामा वेल्थ, कौन सा चार्ट्स पर बेहतर प्लेस्ड है? क्या करना चाहिए जिनके पास नहीं है, और जिनके पास है उनको भी क्या राय होगी? नोवामा 360 में देखें तो मुझे लगता है यहाँ रेजिस्टेंस आता है 361 वैम में 1162 1164 के लेवल पर। वेयरएज अगर आप नोवामा देखें तो मुझे उसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी लगती है, तो वेट करना चाहिए फॉर 360 में 1162 के लेवल जो है वो क्रॉस होते हुए दिखे। वेयरएज नोवामा में अगर आपकी पोजीशन है तो इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करें। 1880 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखना चाहिए, और ऊपर में 1940 1960 के प्राइस मूव बनते हुए दिख सकते हैं उन्हें। बिल्कुल, कैपिटल मार्केट स्पेस में सिर्फ एक यही स्पेस रही जो स्ट्रांग रही। हालांकि सेक्टर वीक था, जैसे कल आपने बोला, कल हमने नोवामा लिया था, आज हमने 361 वैम लिया था। और मज़े की बात ये रही कि दोनों के चार्ट सिमिलर रहे और दोनों में स्क्रीन पर रैली हुई है ना मुझे। और निफ्टी डे लो पर बंद हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स जो हैं ये डे हाई पर बंद हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, निफ्टी का लेवल अब आपको दिखाई देगा करीब करीब 24,370 का, लेकिन एडजस्टेड क्लोज होगी करीब करीब 24,395 24,398 पर। एक बार इंडिकेटिव क्लोज प्राइस रखिएगा निफ्टी का, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाता है, तो इस वजह से हाँ, तो 24,400 के करीब रहेगा। तो ठीक है, क्लोज उतनी ख़राब नहीं होगी जितना आपको अभी लग रहा है देखकर। अभी 60 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको, ये एंड होते होते आपको 25 पॉइंट या 30 पॉइंट नीचे दिखाई देगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो खैर, लेकिन जो भी है प्राइस डैमेज तो हुआ है पिछले कुछ मिनटों में, और बहुत दिनों के बाद हम डे लो पर बंद हो रहे हैं निफ्टी पर। हालांकि हायर हाई और हायर लो फिर भी बनाया उसके बावजूद। एक बार लेकर आइए जरा DLF। देखिए, कुछ ट्रेडिंग फेवरेट पॉकेट्स में ना अब करेक्शन आ रही है। इनफैक्ट आज अगर आप देखेंगे ना, मैं काफ़ी स्टॉक्स देख रहा हूँ श्रेया, जो काफ़ी बड़े बड़े HNIs के पोर्टफोलियो में हैं, जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी अच्छा किया है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स हैं ऐसे 3-4-5% नीचे हैं आज। तो थोड़ी सी दिक्कत है आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में, भले ही इंडेक्स पे ना रिफ्लेक्ट हो रही हो। और एक बार रखें ज़रा स्क्रीन पर मैरिको में अपडेट अच्छे थे, और उसके बाद यहाँ पर अच्छे मूव आए। आज भी देखें अगर आप मैरिको, तो डे हाई पर बंद हो रहा है। गाबा सर, एक परहैप्स लास्ट चार्ट चेक मैरिको पर क्या व्यू रहेगा?
फ्लैट है, बायस अपसाइड है मैरिको में, ट्रेड करें 848, एग्रेसिव कॉल 840 का स्टॉप लगाएं, 8 रुपए का टारगेट 860 पॉसिबल है मैरिको लॉन्ग। मैरिको अगर आप देखें तो आज टुवर्ड्स क्लोज ठीक है, इंडेक्स बहुत नीचे आया लेकिन मैरिको की प्लेसमेंट अच्छी रही। एक बार आप हिंद यूनिवर लेवल लेके आइए टुवर्ड्स क्लोज, इसमें भी लोअर ट्रेजेक्ट्री से थोड़ा सा स्टेबिलिटी नज़र आ रही थी। 2205 पे क्लोज हो रहा है, थोड़ा सा मतलब 3 एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ और एक मिड टर्म एवरेज के नीचे बंद हुआ, बट बाइंग एफर्ट्स थे इसमें। और टुवर्ड्स क्लोज एक बार और एक दो स्टॉक्स रख देता हूँ जहाँ पे प्रेशर रहा। निफ्टी अब ऑलमोस्ट 24,366 की पैच को हिट करता हुआ। फार्मा की थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग बढ़ गई, लॉरस सबसे एग्रेसिव स्टॉक की बैकफुट पे आ रहा है। बीएससी को लेकर आई एक्सचेंजेस में, बीएससी अब मेरे ख्याल से मार्च लास्ट वीक के बाद पहली बार एक बड़ा कोलैप्स इसमें और 100 EMA की तरफ बढ़ता हुआ। एमसीएक्स को देखिए 100 EMA के ऑलरेडी नीचे। और लेके आइए आप बहुत एग्रेसिव स्टॉक्स में पॉलीकैब, जो कि धीरे धीरे शायद हमने आज ऑलमोस्ट 24,500 छू गया निफ्टी पर, बट जहां पर अनवाइंडिंग हो रही डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें पॉलीकैब लेके आइए। पॉलीकैब भी आज 20 EMA के नीचे, और 20 EMA के नीचे बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल से अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद पहली बार। अरुण, पॉलीकैब पे आपका टेक? देखिए बिल्कुल वीरेंद्र जी, 10,000 के लेवल के आसपास स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस दिखाया। 9900 से 10,000 ये रिसेंट टॉप था, वहां से कंटिन्यूअस मोमेंटम नीचे का नजर आ रहा है। आज आप कह सकते हैं एक मल्टीपल लेवल्स टूटे हैं, तो 9100 से 9150 वहां तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ से भी 200-250 पॉइंट की मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी गिरावट आ सकती है। 9100 के आसपास एक सपोर्ट है, शायद वो स्टॉक होल्ड कर जाए। तो करंट लेवल से भी 200 रुपए गिरावट मुझे लग रहा है पॉलीकैब में देखने को मिल सकती है। पॉलीकैब टूटा है आज और ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास सब क्लोज होने की तैयारी, 2.5% नीचे रहा आज के सेशन में। इनफैक्ट आज कुछ और काउंटर्स देख रही थी मैं। कोर हाउसिंग इंडेक्स अगर आप रखिएगा स्क्रीन पर, हैवेल्स रखिए एक बार स्क्रीन पर, 3.5-4% की तेज़ी के साथ हैवेल्स यहाँ पर अच्छे मूव्स रहे आज के सेशन में और ऑलमोस्ट डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। और एक बार रखिएगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, कल भी मानस जी ने इसका जिक्र किया था और आज भी अगर आप देखें तो शानदार यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नजर आई और ऑलमोस्ट ये भी 1.5-2% ऊपर ही रहा आज के सेशन में। पीएनबी हाउसिंग में स्ट्रेंथ थी, हैवेल्स, ब्लू स्टार जैसे, वोल्टास हालांकि उतना चला नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छे मूव्स थे। एक बार हैवेल्स पर व्यू, आखिरी चार्ट चेक इस सेशन का। और कविता जी आप देख लीजिए हैवेल्स फिर से। और आज तो आखिर बहुत चल गया 4% ऊपर, लेकिन फिर क्या व्यू बन रहा है इन लेवल्स पर? ठीक है, कविता जी के पास वापस चलेंगे। तो आप देख लीजिए गाबस और हैवेल्स का चार्ट। आई थिंक डिस्कस को किया था आज, मुझे लगता है हैवेल्स अच्छा लगता है। 1224 के आसपास ट्रेड कर रहा है हैवेल्स, स्टॉप लगाएंगे 12 का, टारगेट 1240 बाय। बहुत बढ़िया बेस के ब्रेकआउट मिला है हैवेल्स। ओके, गुजरे ज़माने की याद दिला गई कविता जी, आज फिर म्यूट बटन दबा गई कविता जी। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग के लिए। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू। फिर वो चलते हैं क्लोजिंग, देखते हैं आज की क्लोजिंग कैसी रही। और अच्छे मूव्स मार्केट में पूरे दिन रहे, बस टुवर्ड्स द एंड आकर थोड़ा सा एक सेल बटन प्रेस हुआ और हम करीब 70 पॉइंट नीचे बंद हुए। निफ्टी पर 0.3%, निफ्टी बैंक ये भी करीब 1/4% नीचे बंद हुआ। निफ्टी आईटी में जोश आई था, करीब 2.25% के अच्छे, 2.5% के अच्छे मूव्स आए यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स ये करीब 0.4% नीचे था। स्मॉल कैप इंडेक्स ये करीब 2.5% नीचे बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन ख़राब था आज, 1 के सामने 2, यानी कि 1:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशो था आज की ट्रेड में। अब आते हैं हम आज के सेक्टोरल लूजर्स पर। सबसे ऊपर कैपिटल गुड्स इंडेक्स 0.25% नीचे था। डिफेंस यहाँ पर गिरावट थी, रियल्टी, कैपिटल मार्केट, मेटल्स, एनर्जी, इन सब में गिरावट थी। अब आते हैं गेनर्स पर। गेनर्स में क्या क्या थे? गेनर्स में देखें आप तो एक इकलौता निफ्टी आईटी, लेकिन गेंस शानदार थे यहाँ पर, करीब 2.5% के गेंस रहे यहाँ पर। इंडेक्स लूजर्स पर आते हैं। इंडेक्स लूजर्स में सबसे ऊपर ट्रेंड आज का एक्सीडेंट क्लियरली करीब 13% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस, बीईएल, अदानी पोर्ट्स में भी गिरावट थी। मैक्स हेल्थ केयर आज थोड़ा सा गिरा, सुबह हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन फिर गिरावट आई। और सिप्ला एक और स्टॉक रहा जिस पर आज थोड़ी सी आपको इसमें आज आपको प्रेशर देखने को मिला। अब आते हैं आज के गेनर्स पर। गेनर्स में सारे आईटी नाम थे ज़्यादातर। सबसे ऊपर HCL टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। इसके अलावा SBI लाइफ, आज का हीरो टाइटन अच्छे अपडेट्स के बाद, और इटर्नल यहाँ पर भी तेज़ी थी, करीब
2%। जी तो ये रहा अच्छा क्लोज एक्सपायरी की वोलेटिलिटी, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो अंतिम दौर में आते आते अच्छी प्रॉफिट टेकिंग 24,300 पर आप प्री लो के आसपास क्लोज हो रहे हैं। खैर अब एक काम करते हैं, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो गई फर्स्ट। कल के समीकरण लेकर, फैक्ट्स लेकर और कुछ क्वार्टरली अपडेट्स को लेकर ये पैनल एक बार फिर से आपसे सुबह मुलाकात करेगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।